हम लोग कल आपको याद होगा बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर और बात चल ही रही थी, बात ख़त्म नहीं हुई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर अगर हम बात करें, तो अगर हम बच्चों 2 सिमिलर चार्जेस ले लें, अगर हम 2 सिमिलर चार्जेस ले लें, कोशिश करें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको थोड़ी डिफरेंट वे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों ने बस उन्हीं पॉइंट्स को समझना है, लाइंस की प्रॉपर्टी सबको याद भी हैं। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज की लाइन्स की बात करें, वैसे नॉर्मली क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूँ नहीं होती, पॉजिटिव चार्ज से यूँ आउटवर्ड जा रही होती हैं, इस पॉजिटिव चार्ज की भी आउटवर्ड आ रही होंगी। यही होता है ना कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं, वो वहाँ से आउटवर्ड जा रही होती हैं। अब अगर इसकी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये वाली बनाऊँ और इसकी भी ये वाली बनाऊँ, तो यहाँ पर तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर गई हैं और हम लोगों ने कल ही ये बात पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। इसका मतलब ये होगा अगर मैं ये डायग्राम बनाऊँ तो रॉन्ग होगी। तो डायग्राम फिर कैसी बनेगी? ये डायग्राम कुछ यूँ बनेगी कि इसकी लाइन यूँ बेंड हो जाएगी और इसकी भी जो लाइन होगी वो इस तरह बेंड हो जाएगी। समझ की बात की ना? इसी तरह यहाँ पर भी लाइन बेंड हो रही हैं। तो इन शॉर्ट लाइन इस वजह से बेंड हो रही हैं कि जो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं, वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो क्रॉस ना करने की वजह से, क्रॉस तो कर नहीं सकती, तो क्रॉस ना कर सकने की वजह से वो जो लाइन्स होगी वो क्या हो रही हैं? बेंड हो रही हैं। अब 2 सिमिलर चार्जेस के दरमियान में 2 सिमिलर चार्जेस के दरमियान में एक ऐसा रीजन बनता है जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, या एक ऐसा रीजन बनता है जहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करती। तो 2 सिमिलर चार्जेस के इन बिटवीन 2 सिमिलर चार्जेस के इन बिटवीन वो रीजन जहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ना करे, उस ज़ोन को हम नाम देते हैं न्यूट्रल ज़ोन। तो ये बेसिकली इन दोनों के दरमियान में न्यूट्रल ज़ोन बन गया। इसी पॉइंट को देखकर मैं एक और बात लिखता हूँ जो बड़ी काम की बात है, वो ये है कि जो फ़ील्ड लाइन्स होती हैं, इस पॉइंट पे ज़रा गौर गौर कीजिएगा। मैंने इसीलिए आपको ये कटिंग भी समझाई कि जो फ़ील्ड लाइन्स होंगी, अगर मैं ये बात लिखूँ तो ठीक होगी, रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज, कि फ़ील्ड लाइन्स आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। इस बात पॉइंट को अब यहाँ से क्लियर करें, ये फ़ील्ड लाइन थी नहीं, इधर जाना चाह रही थी। ये फ़ील्ड लाइन इधर जाना चाह रही थी, डॉटेड वाली इधर जाना चाह रही थी, लेकिन इस पॉजिटिव ने ये फ़ील्ड लाइन यूँ जाना चाह रही थी इधर, इस लाइन के नाम। इस पॉजिटिव चार्ज ने इस फ़ील्ड लाइन को रिपेल किया, यानी यूँ जाना चाह रही थी, इसने इसको रिपेल किया। तो हम कह सकते हैं फ़ील्ड लाइन्स आर रिपेल्ड बाय, ये आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए वर्ड याद रखना है कि फ़ील्ड लाइन्स आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। वो आपको बात भी समझ आ गई। इसकी डायग्राम मैं एक आधी और भी बनाता हूँ। जिस तरह सपोज़ करें यहाँ पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है ना, और अगर आपसे डायग्राम के करेक्ट और इनकरेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, तो यूँ डायग्राम इसकी करेक्ट होगी। क्योंकि ऊपर हम लोग ये सीख तो चुके हुए हैं कि फील्ड लाइन्स आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। तो आप उस बात को प्रैक्टिकली एमसीक्यू में यूँ अप्लाई करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे फील्ड लाइन यूँ दूर जा रही होंगी। क्यों ही दूर जा रही होंगी उसका कंसेप्ट ऊपर डिस्कस हो चुका है। अब इसी बात को आप लोगों ने आगे अप्लाई करना है। इसके साथ मैं एक और पॉइंट भी लिख देता हूँ, और जो फील्ड लाइन्स होंगी रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज, बल्कि इसी के साथ लिख सकते हैं एंड अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज, फिर मुझे कहना चाहिए अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि आपके इस तरह का कोई एमसीक्यू आ सकता है, डायग्राम्स डिफरेंट बनी होंगी, वो पूछेगा करेक्ट डायग्राम कौन-सी है, तो इस तरह की करेक्ट होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है तो लाइन रिपेल्ड हो रही होंगी, और मैंने लिखा है कि फील्ड लाइन्स आर अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज। इसकी मैं एक डायग्राम चलें बना देता हूँ, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सपोज़ करें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है और यहाँ से फील्ड लाइन्स आ रही हैं, तो इसकी ये वाली डायग्राम कुछ इस तरह की होगी इसकी डायग्राम, कि फील्ड लाइन्स आर अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज। तो ये बस आप लोगों ने थोड़ा-सा माइंड में रख लेना है कि अगर किसी जगह पर नेगेटिव चार्ज पड़ा होगा, तो फ़ील्ड लाइन्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, और अगर पॉज़िटिव चार्ज किसी जगह पर पड़ा हुआ है, तो फ़ील्ड लाइन्स उससे रिपेल हो रही होंगी। बहुत आसान और सिंपल सी बात आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट एक और पॉइंट मैं लिखने लगा हूँ, लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। मैं लिख रहा हूँ पैरेलल पैरेलल स्ट्रेट पैरेलल स्ट्रेट, एक और वर्ड लिख देता हूँ इक्वी स्पेस्ड। इक्वी डिस्टेंस लिख लें या इक्वी स्पेस लिखने की बात है। इक्वी स्पेस्ड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट तीन बातें, रिप्रेजेंट
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं यूनिफॉर्म ई लफ्ज़ लिख देता हूँ, ई का मेरा कहने का मकसद इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। तो आपका एमसीक्यू यूँ आ सकता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन-सा ऑप्शन करेक्ट है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को क्या होना चाहिए? पैरेलल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को बच्चों स्ट्रेट होना चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं, तो उस फील्ड को फिर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो मैं अपनी तरफ से ये डायग्राम बना रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से इक्वली स्पेस्ड बनाई है। तो ये बच्चों जो डायग्राम है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की है, ठीक है ना? या अगर इस तरह की मैं डायग्राम बनाऊँ, इस तरह की मैं डायग्राम बनाऊँ तो आपको क्लियर हो रहा है, ये डायग्राम किसकी है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की है, ठीक? तो एक डायग्राम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, एक डायग्राम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। बहुत बेसिक सा और मासूम सा कंसेप्ट है, आप सारों को ऑलरेडी इसका आइडिया है, लेकिन हमने रिवीजन इसकी कर ली। इसके अगला जो एक पॉइंट है, उसके कुछ अप्लाइड एमसीक्यू अच्छे बनेंगे। एक मैं चीज़ लिखने लगा हूँ, फिर बाद में समझाता हूँ अपने पास, आप इसको नोट कर लें कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस, आपको तो नज़र ही नहीं आ रहा, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मीन वही जो चैप्टर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का पढ़ रहे हैं ना, मतलब करंट वगैरह फ्लो ना कर रहा हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब ये होता है कि चार्जेस जब रेस्ट में हो ना, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनसाइड ए कंडक्टर, इनसाइड ए कंडक्टर इज absent, इज absent कह लें या जीरो कह लें। मैंने लिखा है अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस। मैं इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब होता है जब किसी भी कंडक्टर में करंट ना फ्लो कर रहा हो। सादा लफ्ज़ों में यूँ समझ लेना कि जब किसी कंडक्टर में करंट ना फ्लो कर रहा हो, आई ज़ीरो हो, उस वक़्त बच्चों उस कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर सपोज़ करें मैं यूँ बनाऊँ ना कि ये कोई कंडक्टर है, आपको वो कहता है ये कोई मेटालिक कंडक्टर है, बताएँ जिस मेटालिक कंडक्टर के इनसाइड ई कितना होगा? तो हम ये कहेंगे ये जो मेटालिक कंडक्टर की बात कर रहा है, इस मेटालिक कंडक्टर के इनसाइड ई की वैल्यू 0 होगी, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। अब कुछ लोग ये सोच रहे थे नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनसाइड होगा। देखें एक चीज़ ज़रा सोचें, अगर सपोज़ करें ये कोई मेटालिक कंडक्टर है, आप बोलते हो कि इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज़ करें ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो अब अगर ये कोई मेटालिक कंडक्टर है तो इसके अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी बैटरी-शैटरी नहीं लगी हुई ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की बात हो रही है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में हम ये मान लें कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों जो हैं वो कंडक्टर्स हैं ना, कि कंडक्टर के अंदर ये मेटालिक कंडक्टर लिख लें, ज़्यादा बात क्लियर हो जाएगी आपको। कि आपका मेटालिक कंडक्टर के इनसाइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता, बैटरी नहीं लगी हुई, बैटरी क्यों बार-बार बोल रहा हूँ नहीं लगी, क्योंकि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो क्या होता कि इन इलेक्ट्रॉन्स ने, हम लोगों ने पूरा चैप्टर आगे पढ़ना भी है, इन ये इलेक्ट्रॉन मूव करना था अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो फिर तो करंट नॉट इक्वल टू 0 हो गया ना। तो ये बस आप लोगों ने बात याद रखनी है कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन किसी भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होता है, यानी उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एग्जिस्ट नहीं करता, या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ये बस आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। एक और पॉइंट मैं लिखता हूँ, उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स का एक बहुत अच्छा सा आपका एमसीक्यू करवाते हैं, जो नम्स में 2-3 दफ़ा रिपीट हो चुका है। एक लाइन अपने पास लिख लें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज़, ये खैर मेरे ख्याल पहले बात हुई थी, आर ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगी टू द सरफेस ऑफ चार्ज, मेरे ख्याल पहले पढ़ा था ना। अब आप टू टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर कह लें। अब आप कहेंगे कि सर ऊपर तो आप कह रहे हैं कि उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है, अब आप ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर के। ये तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, इसको मैं समझाता हूँ बाद में, बस अभी आप इतनी बात समझ लें। ये मिक्स नहीं करना, मैं समझाता हूँ क्या मैं कह रहा हूँ। यूं समझ लें कि ये कोई कंडक्टर है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी। वैसे ये बात जनरल बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी सरफेस के, वो चार्ज की सरफेस हो या वो किसी कंडक्टर की सरफेस हो, उसके ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगी। अब ये बात असल में लग ये रहा है बज़ाहिर कि दोनों बातें कंट्राडिक्ट कर रही हैं। इसके लिए मैं आपको एक एमसीक्यू करवाता हूँ ना, आपको सारा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर से आ गई। यूँ समझें कि ये बच्चों आपके पास कोई मेटालिक स्फीयर है, मैं इसकी वर्डिंग भी लिख सकता हूँ, मेटालिक स्फीयर, मेटालिक स्फीयर है
placed in uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मेटेलिक स्फीयर है जनाब, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है। अब ये असल में इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पड़ा हुआ है ना, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कंडक्टर में से है। खैर अभी आपको ज़्यादा बात क्लियर हो गया, आप इस एमसीक्यू को फोकस कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ इससे आपको कंसेप्ट समझाने की, कि आपको बात सही समझ आ जाए। ये उसने डिफरेंट डायग्राम बनाई हुई हैं। ये मेटेलिक कंडक्टर है, इसको उसने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए डायग्राम करेक्ट है, बी करेक्ट है या सी करेक्ट है। यानी डिफरेंट उसने पैटर्न शो किया है और पूछ ये रहा है इनमें से कौन सा पैटर्न करेक्ट है। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड में तो पड़ा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आप लोगों ने इस मेटेलिक कंडक्टर को रखा हुआ है। मसला ये है कि मेटेलिक कंडक्टर के इनसाइड, अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो जीरो होगी। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन यहाँ पर है या नहीं है। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने इस मेटेलिक कंडक्टर के साथ को बैटरी तो नहीं लगा दी ना, आप लोगों ने इस मेटेलिक कंडक्टर को सिर्फ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जस्ट प्लेस किया है। तो जब उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है तो अब हम उस सिचुएशन को देख रहे हैं। उस सिचुएशन में भी यही होगा कि अगर उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, बैटरी नहीं लगाई, बैटरी लगाने से क्या होगा वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, कि बैटरी लगाने से क्या सिचुएशन डेवलप होगी। वैसे अगर किसी मेटेलिक कंडक्टर के साथ बैटरी लगा दें, मैं बोल देता हूँ लाइन, आपको याद भी है, तो मैंने आपको बताया था कि उस कंडक्टर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस मेटेलिक कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे विद द वेलोसिटी कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो और कंसेप्ट है, यहाँ पर वो कंसेप्ट नहीं है, बस एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक मेटेलिक कंडक्टर को उसने जस्ट प्लेस किया है। आप लोगों ने बताना है कौन सी डायग्राम करेक्ट है। तो हमें ये पता है कि मेटेलिक कंडक्टर के इनसाइड ई की वैल्यू जीरो होगी। तो अगर किसी बच्चे को ये बात पता है तो उसको क्लियर हो गया कि ये वाली बात भी रॉन्ग है, ये वाली बात भी रॉन्ग है, ये वाली भी रॉन्ग है। इन तीनों में तो ये हो रहा है कि मेटेलिक कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फिर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी करेक्ट होगा, क्योंकि मेटेलिक कंडक्टर के इनसाइड जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। और दूसरी बात ये वाली, इसको जरा अप्लाई करें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखें, इस सरफेस के अंदर टर्मिनेट भी इस पे परपेंडिकुलर हो रही हैं और यहाँ से ओरिजिनेट भी कैसे हो रही हैं? परपेंडिकुलर ही ओरिजिनेट भी हो रही हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट भी परपेंडिकुलर हो रही हैं और ओरिजिनेट भी क्या हो रही हैं? परपेंडिकुलर ही हो रही हैं। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि ये वाला एंगल भी तो 90 डिग्री बन रहा है ना, मतलब वो समझते हैं शायद ये भी 90 है। किसी भी जो स्फीयर होता है ना, उसमें ये मैं 3 लाइन वैसे बना रहा हूँ। अब इन लाइन में से किस लाइन का एंगल 90 डिग्री होगा? जो इसके एग्जैक्ट सेंटर से लाइन गुजर रही होगी ना, सिर्फ उसके एंगल 90 होते हैं। किसी भी स्फीयर के अंदर अगर आप यूँ लाइन्स गुजारते हैं ना, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री नहीं बनता, ये वाले, ठीक है ना? सिर्फ किसका एंगल 90 डिग्री होगा? जो उसके सेंटर से गुजरेगी। तो अगर डायग्राम यूँ बनी हुई आ जाए ना, यूँ डायग्राम बनी हुई आ जाए, इनमें से कौन सी डायग्राम करेक्ट है? ये बिल्कुल मैं अपनी तरफ से अब सेंटर में गुजार रहा हूँ। चलिए यूँ मैं बना देता हूँ, थोड़ा और अच्छा एमसीक्यू बन जाएगा। एबीसी में कौन सी करेक्ट है? तब एबीसी में मसला क्या है कि ये तो चलो रॉन्ग होगी। क्यों रॉन्ग होगी? क्योंकि इनसाइड द मेटालिक कनेक्टर गुजर रही है। अब ये भी मेटालिक कनेक्टर में के इनसाइड 0 है, ये भी 0 है, तो बी भी सी ठीक हो सकता है, सी भी ठीक हो सकता है। अब आप लोगों ने चेक करना है एंगल 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी, तो जो उसके सेंटर से गुजरेगी ना, सिर्फ उसके एंगल 90 डिग्री होते हैं। लेकिन ये सेंटर से नहीं गुजरी ना, तो इसका एंगल 90 डिग्री बनाने के लिए मुझे इस लाइन को थोड़ा यूँ बेंड करना पड़ा है ना, और जब निकली है तो फिर भी थोड़ी बेंड होकर निकली है। बेंड क्यों हुई है? ताकि एंगल 90 डिग्री बने ना। मेरा ख्याल है आपको मेरी बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब जो सेंटर से लाइन गुजरती है उस वो स्ट्रेट पे होती है, क्योंकि सेंटर से जो गुजरती है उसका एंगल 90 डिग्री सिर्फ होता है, बाकी जो होती हैं उनका एंगल 90 डिग्री नहीं बनता। तो अगर आप इसको सही नहीं मान सकते, आप ये ना सोचें कि सिर्फ इनसाइड ई 0 है तो इसको ठीक कर दें। इसको अगर 90 डिग्री बनाना है तो इस तरह का बनाना पड़ेगा, इसको थोड़ा-सा बेंड होना पड़ेगा, तब इसका एंगल 90 डिग्री होगा। अदरवाइज़ बचूँगड़ो इसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री नहीं होगा। ये बात आपको मेरा ख़्याल है क्लियर हो चुकी हुई है। नेक्स्ट 1-2 और छोटे-छोटे पॉइंट्स देखते हैं, बस अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कोशिश करते हैं कि हम जान छुड़वा ही लें। मैं भी थक गया हूँ इससे। ये तो आपको पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स। चलें जी, इतना कुछ पढ़ लिया है, अब कह दिया है कि ये सिर्फ़ इमेजिनेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स।
ये हम इमेजिन ही करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स। ये बात ऑलरेडी आपको आइडिया भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो इमेजिनरी लाइन्स होंगी। अच्छा, ठीक हो गया जी। एक और छोटा सा एमसीक्यू मैं आपको करवाता हूँ, वैसे इससे मिलता जुलता एमसीक्यू कल मैंने करवा दिया था। एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, इस तरफ एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। इस चार्ज को Q1 कह देते हैं, इस चार्ज को Q2 कह देते हैं। वैसे मैंने पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन कर दी है। अब क्वेश्चन में वैसे मेंशन हुआ नहीं होता कि पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा। खैर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं जनाब, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। 2 क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछ सकते हैं। ये इससे प्यारा फूल मैं बना नहीं सकता था, इसलिए माजरत ख़्वाह हैं, डायग्राम इतनी अच्छी नहीं मुझसे बनी। वो आपसे पूछेगा, बताएं जनाब, पहला एमसीक्यू ये आएगा, ए ऑप्शन है कि Q1 की मैग्नीट्यूड ग्रेटर है Q2 की मैग्नीट्यूड से, या Q2 की मैग्नीट्यूड ग्रेटर है Q1 की मैग्नीट्यूड से। ये बात बड़ी आसान सी है। मैंने आपको एक रूल बताया था कि जो चार्ज होता है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है उसकी मैग्नीट्यूड का नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। ऐसे ही है ना, चार्ज का डायरेक्ट रिलेशन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के चार्ज की मैग्नीट्यूड का ना। तो हमें नजर आ रहा है कि किसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है। इसकी तरह देखें Q1 की, 1 2, इसको गिनेंगे ना, लाइन बनी हुई है तो गिनेंगे, कल नहीं बनी हुई थी तो नहीं गिन रहे थे, आज बनी हुई तो गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 11 बन रही हैं। इसकी जो लाइन्स है ना Q1 की जो लाइन्स हैं वो 11 है। इस Q2 की काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, और Q2 की जो लाइन्स हैं वो 7 है। तो जिसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी मतलब उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑप्शन ए होगा, Q1 स्ट्रॉन्गर है देन किससे, Q2 से। एक और एमसीक्यू आ सकता है जिसमें मैंने बहुत लंबी बातें की हैं, वो मैं आपके सामने अब दोबारा से खिचड़ी नहीं खोलूंगा। ई किस जगह पर 0 होगा, यानी वो पूछेगा ई किस जगह पर 0 होगा, डिफरेंट पॉइंट वो मार्क कर देगा। मैं नहीं मार्क कर रहा, आपको ऑलरेडी पता है। आप जरा सोचो, उस सूरत से बच्चों, ये 2 अपोजिट चार्जेस हैं। बहुत लंबी बात इसमें मैंने की थी। क्या 2 अपोजिट चार्जेस के कहीं दरमियान में इन 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 बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। 2 अपोजिट चार्जेस के इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता। इसके अदर साइड पे 0 होगा, अदर साइड पे 0 होगा। और मैंने बताया था कि अगर 2 अनइक्वल चार्जेस हों, यानी अपोजिट चार्जेस हों और अनइक्वल हों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ 0 होगा? जो स्मॉलर चार्ज होगा उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। लार्ज चार्ज वाली साइड, इधर तो 0 हो नहीं सकता इसके इन बिटवीन। क्यों नहीं हो सकता? वो आपको पता है, अपोजिट चार्जेस हैं। अब ये इस तरफ 0 होगा, ये इस तरफ 0 होगा। ये आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, अभी मैं बात नहीं कर रहा। अगर किसी बच्चे ने लास्ट लेक्चर नहीं लिया हुआ तो पिछला लाजमी देखे। तो बात मैं ये कह रहा हूँ कि अब स्मॉलर चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो स्मॉलर चार्ज कौन सा, Q2। तो इस जगह पर बच्चों ई 0 होगा, इस जगह पर ई 0 नहीं होगा। इस पे बहुत लंबी डिबेट है मेरी, तो आप वहां से देख सकते हैं। इधर भी 0 नहीं है, इधर भी 0 नहीं है, तो पूछता है किस जगह पर 0 होगा। तो इस जगह पर आप अपने आप को बना लें, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये बच्चों चंद बेसिक पॉइंट्स हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आप लोगों ने याद रखने हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बस उसको मैं बोलता हूँ, फ्लक्स हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, ई इंटू ए होता है फ्लक्स, फ्लक्स ई इंटू ए होता है ना। और फ्लक्स की फिजिकल डेफिनेशन, फ्लक्स को छोड़ें, आप ई को यहाँ से अलग करें। ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बनेगी, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फ्लक्स कहते हैं। जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी उतना फ्लक्स ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। अगर आपका कभी एमसीक्यू आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया, तो ये फ्लक्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया जो है वो फ्लक्स नहीं है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया का जब वर्ड यूज करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। दूसरा, अगर मैं आपसे ये पूछूं, मैं 2 डायग्राम बनाता हूँ। एक ये डायग्राम आपके सामने नजर आ रही है, एक ये डायग्राम है, और एक मैं ये वाली डायग्राम बना देता हूँ। अब इस डायग्राम में ये लाइंस, ये कुछ लाइंस हैं और ये कुछ लाइंस हैं। अब अगर आपसे पूछे ना, इसमें किस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड
ई ज़्यादा है, यानी किस केस में ई ज़्यादा है? तो ई का जो तल्लक होता है, वो इन लाइन्स की क्लोज़नेस के साथ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का तल्लक इन लाइन की किसके साथ होता है? क्लोज़नेस के साथ होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फ्लक्स होती हैं। कितनी लाइन ज़्यादा हैं, ये फ्लक्स है। कितनी लाइन क्लोज़ हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया का मतलब क्या है? कितनी लाइन यूनिट एरिया में आ रही हैं। यूनिट एरिया में आने का मतलब है कितनी लाइन एक दूसरे के करीब-करीब हैं। जितनी लाइन्स करीब होंगी, उतना आपके पास फ्लक्स ज़्यादा सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और जितनी लाइन ज़्यादा होंगी, वहाँ पर फ्लक्स ज़्यादा होगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर लाइन्स कम हैं, इसके मुकाबले में। मैंने अपनी तरफ से वैसे दूर-दूर शो किया है, जगह कम थी तो इसलिए इतना बड़ा डिफरेंस नहीं लग रहा होगा। आप जब नोट करें तो इनको थोड़ा करीब-करीब बनाना है, इनको दूर-दूर बनाना। तो इस केस के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं E1 बोलूँ, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E2 बोलूँ, तो बच्चों मैं कह सकता हूँ ना E1 ग्रेटर है किससे? E2 से। क्योंकि इसका तल्लक कितनी लाइन ज़्यादा के साथ नहीं है, ई का तल्लक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का तल्लक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिट एरिया में आ रही हैं। कोई यूनिट एरिया आप सपोज़ कर लो। तो इस बात को अगर मैं फिज़िकली बोलूँ तो इसका मतलब है कितनी लाइन करीब-करीब होंगी। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करीब होंगी, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी या यूँ समझ लें कि उतनी फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं यूँ बोल सकता हूँ ना, उतनी फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो जितनी नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा होंगी, अब इस केस में अगर फ्लक्स फ़ाई 1 है, इस केस का फ्लक्स फ़ाई 2 है, तो हमें पता है कि फ़ाई 2 फ्लक्स हमारा वैसे कोर्स का टॉपिक नहीं। फ़ाई 2 हम ईटा वगैरह में तो पढ़ेंगे, लेकिन एमडी कैट वालों को ज़रूरत नहीं। लेकिन आपको बेसिक कांसेप्ट समझने के लिए तो चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है ना, डिफरेंट चीज़ों को। तो फ़ाई 2 ग्रेटर होगा फ़ाई 1 से। फ्लक्स इधर ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर ज़्यादा है। अब बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडिएंट की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडिएंट। वैसे मैं अक्सर कहता होता हूँ ग्रेडिएंट का मतलब ये होता है यहाँ पर कि किसी भी चीज़ को अगर हम डिवाइड कर दें ना डिस्प्लेसमेंट से, किसी भी चीज़ को अगर डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दें, तो इसका मतलब ये होता है कि वो उसका ग्रेडिएंट बन गया। जिस तरह अगर मैं बोलूँ ना वेलोसिटी ग्रेडिएंट क्या होगा? वेलोसिटी ग्रेडिएंट क्या होगा? या वेलोसिटी ग्रेडिएंट की यूनिट पूछता है, इसका मतलब होगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्रेडिएंट होगा। अब इसका एमसीक्यू ये आ सकता है कि वेलोसिटी ग्रेडिएंट की यूनिट बताएँ। तो स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेकंड। तो वेलोसिटी ग्रेडिएंट की यूनिट क्या बन जाएगी? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड हो जाएगी, ये बनेगी। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? सॉरी सेकंड किधर लिख रहा हूँ, मीटर लिखूँगा ना। वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, तो इसकी यूनिट 1/सेकंड होगी। तो ये वैसे आप लोगों ने याद रखना है कि जो भी कॉमन फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, किसी का भी आप लोगों से ग्रेडिएंट पूछ सकता है। ग्रेडिएंट का मतलब होता है उस चीज़ को डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर देना। तो पोटेंशियल ग्रेडिएंट का मतलब ये होगा कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को या अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वर्ड यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दें, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दें, तो जो आपके पास क्वांटिटी बनेगी दैट इज नेम्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडिएंट। तो याद रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडिएंट डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी होता है। इस डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी लिखने, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर लिखने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडिएंट ये है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर बनानी है तो अब इधर जब ई लिखेंगे ना, तो आप लोगों को यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारी चीज़ लिखी हुई है, ये जो सारी चीज़ है बच्चों, ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडिएंट है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडिएंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? कि द नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडिएंट, द नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडिएंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि जो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडिएंट होगा उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। तो ये एमसीक्यू की वर्डिंग याद रखनी है कि नेगेटिव ऑफ दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके नेगेटिव को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और नेगेटिव साइन यहाँ पर ये शो कर रहा है कि नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन ऑफ ई को ना, डायरेक्शन ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है इज अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल। कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ना, वो हमेशा अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल होगी। कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल होगी। या आप यूँ कह सकते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी टू इंक्रीजिंग पोटेंशियल। बात तो एक ही है, अपोजिट टू द इंक्रीजिंग पोटेंशियल। तो नेगेटिव साइन यहाँ पर शो कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ ई इज अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल, या हम यूं भी कह सकते हैं नेगेटिव साइन यहाँ पर ये शो कर रहा है जो ई की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी किसके, इंक्रीजिंग पोटेंशियल के। इसी बात को मैं थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूँ, बात ऊपर वाली है लेकिन ये बात आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये बात अपने फोटो बना लें इसके ऊपर अपनी, आपके आधे मसाइल हल हो जाएंगे पोटेंशियल के अगर आप इस लाइन को पक्का पल्ले बांध लेंगे। मैं लाइन लिख देता हूँ, ये भी जब इसके क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको इस लाइन की इंपॉर्टेंस समझ आएगी। है ऊपर वाली लाइन लेकिन थोड़ा मैं चेंज करके लिख रहा हूँ, पोटेंशियल ऑलवेज, बस ये बात याद कर लें, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज, पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी जिधर जिधर फील्ड लाइंस जा रही हैं ना, जिस डायरेक्शन में फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में जो पोटेंशियल होगा उसने डिक्रीज करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो चार्ज पॉजिटिव है वो चार्ज नेगेटिव है। सपोज करें पॉजिटिव चार्ज है ना और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूं है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। अब अगर मैं यहाँ पर 3 पॉइंट्स बना दूं, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी, और मैं आपसे पूछूं बताएं किस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा या सबसे कम, पूछ लें एक ही बात है। तो हमें पता है कि क्या लिखा है, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी जूं जूं आप इधर जाते जा रहे हैं इस तरफ जाते हुए बाय रूल आपका पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल बी पॉइंट का ज्यादा होगा किससे, सॉरी ए पॉइंट का ज्यादा होगा बी से, और बी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा किससे, सी से। तो पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जिस डायरेक्शन में फील्ड है उस डायरेक्शन में जो पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, ज़ाहिर नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स आते जाएंगे तो उसका पोटेंशियल कम होता जाएगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूं होगी ना, और पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते जाएंगे तो उसका पोटेंशियल कम होता जाएगा। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो उसके तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूं डायरेक्शन होती ना, तो उसके अंदर अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स ले लेते ए बी सी, तभी हम लोगों ने क्या रूल पढ़ा है, पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तब नेगेटिव जो चार्ज होता है उसके फील्ड की तो ये डायरेक्शन होती है तो उसमें पोटेंशियल डिक्रीज करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो इसका मतलब ये हुआ पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, सी का ज्यादा होगा देन किससे, बी से, और बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा देन किससे, ए से। तो ये थोड़ी बातें याद रखनी है कि जो पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, कि जो पोटेंशियल होता है वो फील्ड की डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। इस पे मैं लंबी चौड़ी बात करूंगा, मतलब ये पोटेंशियल का जो कंसेप्ट है इस पे हम थोड़ी और घंटा में इसको पढ़ाऊंगा। अभी बस जस्ट मैं इसको स्टार्ट लेना चाह रहा हूँ कि थोड़ा समय कोई अच्छा इसका स्टार्ट मिल जाए। एक छोटा सा एमसीक्यू लिखते हैं, मैंने लास्ट ईयर भी करवाया था बेसिक एमसीक्यू। वो एमसीक्यू ये है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू, बहुत आम सी बात है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू oppositely charged plates, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू oppositely charged plates जो है वो क्या हो जाए, इस कोई वैल्यू लिख लें, सपोज करें 50 लिख लें, -50 वोल्ट पर मीटर हो, देन पोटेंशियल ग्रेडियंट, देन पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन प्लेट्स। तो पूछ रहे हैं कि जो प्लेट्स हैं उनमें पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए आप लिख लें -50 वोल्ट पर मीटर होगा, या आपके पास +50 वोल्ट पर मीटर होगा, बहुत आसान सा सवाल, या +100 वोल्ट पर मीटर होगा, या -100 वोल्ट पर मीटर होगा। ठीक है, लिखा मैं इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स इज दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखा हुआ ना वर्ड, तो इसका बच्चों मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही होता है। जब भी आप कभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखा हुआ वर्ड पढ़ें और उसकी मैग्नीट्यूड गिवन हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, वो आपको गिवन है।
और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा हुआ है। देखिए अभी हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा था, E इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो देखो यार ये आपको E कितना गिवन है, ये आपको गिवन है -50 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, मैंने यूं सर्कल लगाया था, मैंने कहा था ये जो इस सर्कल के अंदर चीज लिखी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है। इस माइनस का तल्लक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ नहीं है, ये माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगा हुआ है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है माइनस, नीचे उसकी बातें भी लिखी हुई है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इस सवाल में पूछा हुआ है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट तो किस चीज का आंसर होगा, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर का आंसर होगा। तो हमें डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर बताना है, तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, तो इस केस में डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर जो बनेगा वो 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, बीटा। मैं ये कतन ही नहीं कह रहा कि ये इसका आंसर +50 ही हमेशा आएगा। देखिए हमें ई -50 गिवन है ना, तो उस वजह से ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हुआ, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट +50 हो गया। सपोज करें कोई वैसे सवाल आ जाता है जिसमें ई +50 गिवन है, तो फिर डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर फिर क्या हो जाएगा, उसका अपना माइनस एज इट इज रहेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, -50 हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर का आंसर किसी भी एमसीक्यू में आप लोगों ने पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव लिखना है, वो डिसाइड जो करेगा वो ई की मैग्नीट्यूड करेगी कि ई उसने किस किस फॉर्म में दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड सॉरी मुझे बोलना चाहिए कि ई के साथ प्लस या माइनस उसने लगाया हुआ है एमसीक्यू में या नहीं लगाया हुआ। ठीक है। अच्छा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है, देखिए अभी हम बात कर रहे हैं कि ई इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर है, चलिए माइनस भी लगा रहे हैं। देखिए मसला ये है कि अगर इस फार्मूले की मैं वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूँ, तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। डेल्टा वी जो है वो स्केलर है, पोटेंशियल डिफरेंस है स्केलर। डेल्टा आर वैसे ही नीचे डिवाइड हो रहा है, जो चीज नीचे डिवाइड हो रही है उसको आप वेक्टर किसी सूरत नहीं कह सकते ना, वेक्टर मतलब आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते, कि वेक्टर्स की डिवीजन पॉसिबल नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस इसने अगर वेक्टर होना था, जिस हम ये नहीं लिख सकते वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो हम कहते हैं वेलोसिटी क्यों वेक्टर है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। मसला ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस पे। अब पोटेंशियल डिफरेंस का मसला ये है वो खुद तो स्केलर क्वांटिटी है, तो ये बात तो बड़ी गड़बड़ होगी कि उसने एक वेक्टर को स्केलर के इक्वल लिखा हुआ है। ये प्रॉब्लमेटिक बात कि एक वेक्टर जो है वो स्केलर के इक्वल कैसे हो गया है ना। इस बात का सॉल्यूशन ये है, असल में ये फार्मूला हमें थोड़ा उसने ठीक नहीं पढ़ाया हुआ बुक में। असल में ये फार्मूला यूं है, ये फार्मूला है डेल्टा वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू है ई डॉट डेल्टा आर है। यानी जो फार्मूला है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर फार्मूला है। अब आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हमारी बुक में मसला ये है कि उसने जो केसेस लिए हैं ना ज़्यादातर, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए में। मैं आपको थोड़ा इसका क्लियर करता हूँ ना। हमारी बुक में ये चक्कर है ना, एक तरफ वो पॉजिटिव प्लेट ले लेता है, सपोज करें ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। और अगर हम कोई चार्ज मूव कर रहे हैं ना, सपोज करें आप लोगों ने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, हम यूजली पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही डायरेक्शन किसकी, डेल्टा आर की भी है। दोनों की डायरेक्शन सेम है ना। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ई और डेल्टा आर में एंगल कितने डिग्री हुआ, 0 डिग्री। अगर ई और आर में एंगल 0 डिग्री होगा तो आपके पास ये जो फार्मूला बन जाएगा आप लोगों का, बल्कि इसकी मैं जो सॉरी ये वाली फॉर्म लिखते हैं ना, इस फॉर्म में भी यहाँ पर माइनस आया होता है। ठीक है ना, इसका जो डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं उस वक्त भी इसमें माइनस आता है, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर होता है ना। तो अगर हम ई और डेल्टा आर में इस वक्त देखें तो एंगल कितनी डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री बन रहा है तो ओपन करें माइनस ई डेल्टा आर कॉज ऑफ 0 डिग्री, कॉज 0 पे 1 होता है, तो डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर बन जाता है। और ई निकालें तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर हो जाएगा। मैंने ये बात इसलिए की है कि मैंने कुछ क्वेश्चन आपको इस फार्मूले के करवाने हैं। अगर हम ये फार्मूला इसी तरह ही सिर्फ समझ लेना कि कोई बंदा ये समझ ले कि ई इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर ही होता है, तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस का फिर आंसर ही नहीं कर सकता। इसलिए आप लोग थोड़ा सा याद रख लें कि ये जो फार्मूला बनेगा डेल्टा वी का माइनस ई इंटू डेल्टा आर होगा, और माइनस साइन हमें यही शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल है। और आपको समझ आ गया कि हमारी बुक में फार्मूला इस फॉर्म में क्यों लिखा होता है, क्योंकि उसने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखा हुआ है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम थीटा 0 डिग्री पुट कर दें, आपको याद होगा हमारी जितनी भी डायग्राम्स हैं उन सारी डायग्राम में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही है।
वैसे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बनते हैं, लेकिन वो हमारी किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं आते। तो इसलिए हम रहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ही ऊपर फोकस, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम थोड़े से बेसिक लेवल के देखेंगे और 1-2 क्वेश्चन हम थोड़े एडवांस लेवल के भी देख लेंगे कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में एग्जामिनर आपको तंग भी करता है, तो वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लें। लेकिन इन सारी बातों को समझने के लिए ज़रूरी है कि ये फार्मूला आपके माइंड में हो। ये अगर रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे, वो भी आपको आइडिया हो जाएगा। चलें जी, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले 1-2 बहुत बेसिक से क्वेश्चन लेता हूँ, फिर एक आधा एडवांस लेवल का भी करवा दूँगा। देखिए सपोज़ करें आपका एमसीक्यू यूँ आ गया है कि ये आपके पास 2 प्लेट्स, ये प्लेट ए होगी, ये प्लेट बी होगी। प्लेट ए का पोटेंशियल +20 वोल्ट आपको गिवन है और +20 वोल्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ही होगा। अगर प्लेट ए का पोटेंशियल ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए से टुवर्ड्स बी होगा और आपसे ये पूछ रहा है कि जो आपके पास प्लेट बी है ना, वीबी, वीए आपको गिवन है 20 वोल्ट। आपसे बचूंगड़ा पूछ रहा है बी जो प्लेट है इसका पोटेंशियल बताएं, यानी जो बी वाली प्लेट है इसका पोटेंशियल बताना है। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ आपके लिए 20 वोल्ट, मैं लिख देता हूँ जनाब 0 वोल्ट, मैं लिख देता हूँ 40 वोल्ट, मैं लिख रहा हूँ 10 वोल्ट। ठीक है, ये ए और बी प्लेट्स होगी और इनके पोटेंशियल की वो बात कर रहे हैं, इनके दरम्यान में आप लोगों ने पोटेंशियल बताना है। अब आप लोगों ने ना सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, आप पोटेंशियल डिफरेंस की ना मैग्नीट्यूड की कैलकुलेट करें। मैग्नीट्यूड का मतलब ये होगा कि आपको इस तरफ जो है वो प्लस माइनस सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है ये डायरेक्शन किस चीज़ की है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसी डायरेक्शन में आपका चार्ज नहीं भी रखा हुआ तो आप माइंड में खुद से अज्यूम कर लेना। टेस्ट चार्ज हम पॉजिटिव लेते हैं ना, अज्यूम कर लें। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा तो cos 0 हो जाएगा। तो cos 0 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो मैं नहीं लिख रहा। तो डेल्टा V इक्वल टू E इंटू डेल्टा R, मतलब हमारा जो ये वाला फार्मूला है जिसमें हम cos नहीं लिखते, वो किसके लिए? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो है ना, जिस वक़्त दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। अगर किसी ने लिखना है तो cos 0 लिख लो चलो। लेकिन मैं माइनस नहीं लगा रहा। माइनस लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि माइनस लगाने से हमें खिचड़ी मच जाती है। मैं माइनस कभी भी नहीं लगाऊँगा, ठीक है? तो E इंटू आपके पास क्या हो गया? डेल्टा R की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर E जो है ना, जिस यूनिफॉर्म फील्ड में मूव कर रहा है, सपोज कर लेते हैं उस ई की वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम है। ई की वैल्यू जो है वो 10 न्यूटन पर कूलम है और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो सेपरेशन है ना, वो कोई लिख लें। सपोज कर लेते हैं डेल्टा आर डेल्टा डी वो 2 मीटर है। ई 10 न्यूटन पर कूलम, डेल्टा आर जो है वो 2 मीटर होगी। तो इसमें वैल्यूज पुट करो, ई की जगह पर 10, डेल्टा आर की जगह पर 2। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस जो बच्चों आपका आ गया है ना, वो कितना आ गया? 20 वोल्ट हो गया। ये बात याद रखें, ये पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट हुआ है, वो 20 वोल्ट है। इसका मतलब है कि इस प्लेट और इस प्लेट का जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा ना, जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा वो 20 वोल्ट है। अगर वो 20 वोल्ट है तो इस प्लेट का पोटेंशियल कितना हो सकता है? 40 वोल्ट भी हो सकता है। 40 वोल्ट कैसे हो सकता है? 40 माइनस 20 कितना बन जाएगा? 20 वोल्ट बन गया ना। 40 माइनस 20 कितना होगा? 20 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट बनाना है। इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट भी तो हो सकता है फिर। 0 वोल्ट से भी क्या पोटेंशियल डिफरेंस 20 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। 0 आप क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बनाए ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस जब 0 को माइनस करेंगे तो फिर भी कितना आएगा? उसकी मैग्नीट्यूड तो 20 आएगी ना। अब ये ना सोचें कि 0 में से -20 को माइनस करेंगे -20 हो जाएगा, हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 0 -20 करें या 20 -0 करें, मैग्नीट्यूड उसकी 20 वोल्ट ही आएगी। अब मसला ये है कि इस ये पोटेंशियल डिफरेंस इस फार्मूले से आया है, हमें पोटेंशियल चाहिए बी का। तो आपको ये बात तो समझ आ गई। अब ये ज़रा सोचें कि इसका आंसर क्या 40 हो सकता है? 40 आंसर होगा या 0 आंसर होगा? वो ये चीज़ बताएगी कि आपको पता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हमारे पास 2 आंसर आ गए ना बी के, 40 भी हो सकता है, 0 भी, क्योंकि इसका इन दोनों के साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। कुछ बच्चे फिर इस सोच में पड़ गए हैं कि सर 0 -20 करें तो -20 आता है। देखो ये -20 आप नहीं लिखेंगे क्योंकि आप लोगों ने इधर मोड़ लगाया हुआ है। तो इधर आप लोगों ने प्लस ही आंसर बनाना है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा 0 -20 आता है या +20 इसको लिखें। तब इन दोनों में कौन-सा आंसर ठीक होगा? जो मैंने आपको शुरू में लाइन क्या बताई थी? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल क्या करता है? डिक्रीज करता है। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो ए प्लेट का पोटेंशियल फिर ज़्यादा होना चाहिए बी प्लेट के पोटेंशियल से। ए का पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए बी के पोटेंशियल से। अगर ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा बी के पोटेंशियल से, तो फिर कौन-सा आंसर करेक्ट है? 0 वाला करेक्ट हो सकता है, 40 वाला करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमें रूल पता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज।
तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी जो आई थी उसमें 0 वाली पॉसिबिलिटी ठीक है, आपके पास 40 वाली पॉसिबिलिटी ठीक नहीं है, क्योंकि वो हमारी इस बात की वायलेशन कर देगी कि पोटेंशियल डिक्रीज़ करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड वाली बात को। तो बहुत आसान सी बात कि आप सिंपल इस तरह क्वेश्चन को हल कर लिया करें। एंड पे आप लोगों ने जब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाया करेगा, एक प्लेट का आपको पोटेंशियल गिवन होगा, किसी एक का गिवन होगा ना, और दूसरी प्लेट का उसने पोटेंशियल पूछा हुआ होगा। तो आप सिर्फ ये बात याद रखें कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वहां से आप बता लें कि किस प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा है और किसका कम है। और जो अननोन प्लेट जो भी होगी, ये वाली अननोन है, ये वाली अननोन है, उसकी पोटेंशियल की आपका 2 वैल्यूज आ जाएंगी, जिस तरह यहाँ पर ये 2 वैल्यूज आई हैं। अब उन 2 वैल्यूज में से ठीक कौन सी है, रॉन्ग कौन सी है, वो पोटेंशियल का ऑर्डर डिसाइड कर देगा। जिस तरह यहाँ पर मुझे पता चल गया ना, बी के मेरे पास 2 आंसर थे। अब अगर मैं 40 चूज करता तो 40 इसके पोटेंशियल से ज्यादा हो रहा था, यानी वी बी बड़ा हो रहा था वी ए से, तो इसका मतलब है ये नीचे वाला ही ऑप्शन ठीक होगा। उम्मीद है आपको बात समझ आ चुकी होगी। मैं इसके थोड़े और भी क्वेश्चन करवाता हूँ, लेकिन ये बहुत बेसिक और सिंपल सी अप्रोच है। वो माइनस वगैरह लगा कर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन उससे थोड़ी सी आपको पेपर में ना खुद डाउट आ जाता है, आपको इतना कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं होता। तो फॉर सेक ऑफ कॉन्फिडेंस ये जरूरी है कि आप इस पैटर्न को फॉलो करें। एक 2 क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूँ, ये थोड़े से पर ठीक है, मतलब इतने भी एडवांस नहीं है। ये जरा देख लें, ये आप यूं समझ लें कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बना रहा हूँ अपनी तरफ से। ये फूल जैसे बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अच्छा, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सपोज करें एक स्केयर पड़ा हुआ है, एक स्केयर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके अंदर एक स्केयर रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है इस डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्केयर पड़ा हुआ है, इसकी कोई वैल्यू लिख लो, 20 वोल्ट पर मीटर, चले लिख लें 20 वोल्ट पर मीटर हो गया। और ये जो स्केयर है ना, इसकी साइड की लेंथ अज्यूम करो, इस साइड की लेंथ 1 मीटर, इधर भी 1 मीटर, और इधर भी साइड की जो लेंथ होगी वो 1 मीटर इसकी लेंथ आ रही। अच्छा ख़वातीनो हजरात, तो ये सिचुएशन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, मैंने ये चीज़ें बना दी। सपोज करते हैं इस साइड को मैं ए मार्क कर देता हूँ, ये इसका वर्टेक्स बी है, इस वर्टेक्स को सी मार्क कर देता हूँ, इस वर्टेक्स को डी मार्क कर देता हूँ। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। अच्छा बच्चों, पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप लोग बच्चों ये बताओ कि वी बी माइनस वी ए किसके इक्वल है। क्वेश्चन उसका ये है कि वी बी माइनस क्या बताओ, वी ए बताओ किसके इक्वल होगा। तो अभी मैंने आपको ऊपर क्या रूल बताया है कि हम बच्चों क्या लिखेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा आर। वो cos जीरो के चक्कर में हम नहीं जा रहे, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में लाइंस उधर ही जाना भी है, ए से बी जाना है ना, ए से बी जाना है ना, तो डेल्टा आर में डेल्टा आर ये हुआ ना, ए से बी। इवन बी से भी पूछता ना, वी बी माइनस ए, उसने खैर पूछे वी बी माइनस ए पूछा हुआ है, तो वी ए माइनस वी बी पूछे, चलिए मैं वो भी लिख देता हूँ, वी ए माइनस वी ए भी लिख देता हूँ। वी बी माइनस वी ए पूछे या वी ए माइनस वी बी पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों ने ई डॉट डेल्टा आर ही लिखना है। क्या होगा, ए से बी जाएंगे ई में, और डेल्टा आर में एंगल 0 होगा। अगर बी से ए तक आएंगे तो एंगल 180 होगा। हमने तो क्या कहा था, हम तो माइनस के चक्कर से निकल आए हैं, हम माइनस लिखा ही नहीं करेंगे। ये मैं इसीलिए आपसे कह रहा था माइनस ना लिखें, अदरवाइज आप एडजस्टमेंट में ख्वार हो जाएंगे। हम माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वी बी माइनस वी ये पूछे, लेकिन जवाब दोनों के सेम नहीं होंगे, जवाब दोनों के डिफरेंट होंगे। पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों का डिफरेंट आएगा ना। लेकिन अब हम देखते हैं कि ई डॉट डेल्टा आर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको समझ आ गया, ए से बी जाए या बी से ए जाए, ए से बी जाए वैसे एंगल 0 बता रहा हूँ, बी से ए आए एंगल 180, हम एंगल नहीं लिखेंगे, 0 या 180 हो तो हम उसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम ई डॉट डेल्टा आर ही लिखेंगे। सवाल हल करते हैं, ए से बी जा रहे हैं, ई कितना हो गया 20, और डेल्टा आर कितना हो गया 1। कुछ बच्चे फोकस रहिएगा रहिएगा, थोड़ा सा पॉइंट कंफ्यूजिंग है, कुछ बच्चे इसको मिक्स कर जाएंगे, फिर उनको बाद में सही बात समझ नहीं आएगी। पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों आ गया 20 वोल्ट। अब मुझे ये बताओ, अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 20 वोल्ट, अब अगर आपका सवाल आ जाता है वी ए माइनस वी बी माइनस वी ए बताओ, तो हमें क्या ए का पोटेंशियल पता है? नहीं पता। क्या हमें बी का पोटेंशियल पता है? नहीं पता। क्या उसने सवाल में ए का पोटेंशियल पूछा है? नहीं। क्या उसने बी का पूछा है? नहीं पूछा। उसने तो ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, और 2 तरह से पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लिख लिया है। एक उसने वी बी माइनस वी ए पूछा है, इसका मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है, यही उसने पूछा भी हुआ है। इसका मतलब ये कि इन दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 वोल्ट होगा।
पोटेंशियल डिफरेंस उसने पूछा है, उसने एब्सोल्यूट पोटेंशियल की तो बात ही नहीं की, तो वो तो 20 वोल्ट होगा। अब अगर ये 20 वोल्ट होगा तो VB माइनस VA में मुझे बताओ, आप अलोंग द फील्ड जा रहे हो ना, अलोंग द फील्ड जाते हुए पोटेंशियल कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये बात तो हमें क्लियर है कि ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा देन बी से, ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा देन बी से। इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस 20 है, डिफरेंस 20 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर VB में से VA को माइनस करेंगे तो इसका मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हैं, ए का पोटेंशियल ज्यादा है ना, तो आप बड़े पोटेंशियल में से छोटे पोटेंशियल को जब माइनस करोगे तो आंसर जो आएगा वो +20 आना चाहिए, -20 आना चाहिए, वो -20 आना चाहिए, क्योंकि आप VB माइनस VA लिख रहे हो ना, आप एक लार्ज पोटेंशियल में से स्मॉल पोटेंशियल को माइनस कर रहे हो, तो अब इसका आंसर +20 नहीं होगा, इसका आंसर -20 वोल्ट होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस की बच्चों मैग्नीट्यूड 20 वोल्ट है। अगर वो VB माइनस VA पूछता था, यही तो मैं आपको बता रहा था, आप डिसाइड करें किसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो हमें पता है ए का ज्यादा है बी से, तो जब आप लोगों ने स्मॉल पोटेंशियल में से लार्ज को माइनस करेंगे तो आंसर -20 आएगा। नीचे वाला सवाल हल करता हूँ, आपको थोड़ी और बात क्लियर हो जाएगी। अगर VA माइनस VB पूछता तो लाइन तो यही है ना, अब हमें पता है ए का पोटेंशियल ज्यादा है देन किससे, बी से, तो VA माइनस VB जो होता वो +20 वोल्ट होता। बहुत बेसिक सी बातें हैं, कन्फ्यूजन वाला कोई बात नहीं है, लेकिन स्टिल किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे भी पूछ रही हो जाए। सपोज करें इस डायग्राम, आपको नजर शायद नहीं आ रही, अब शायद नजर आ जाए। सपोज करें आपका पोटेंशियल आ गया जनाब, आपसे क्या पूछ लूँ, एडी पूछ लेता हूँ, VA माइनस VD कैलकुलेट करें, DD, बी तो हो चुका है। सपोज करें ये मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, VA माइनस ये D है, D फॉर डॉल, अच्छा VA माइनस VD पूछ लिया, ये लाइन है। अब जरा फोकस करें इधर, देखो ये डायरेक्शन है E की, ठीक हो गया, ए से बी, ए से डी जाएं तो नीचे आएंगे, डी से ए पूछे तो ऊपर जाएंगे, बात तो एक ही है। तो डेल्टा आर या नीचे होगा या ऊपर होगा, होगा तो इधर ही ना, तो इधर डेल्टा आर में लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। अब बच्चों डेल्टा आर का ई के साथ, आप ए से डी आए या डी से ए जाएं, डेल्टा आर का ई के साथ एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री बनेगा ना, इसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। मेरे ख्याल आपको बात समझ आ गई। तो पोटेंशियल डिफरेंस की मैग्नीट्यूड मैं क्या लिखूंगा, ई डॉट डेल्टा आर था ना, वो माइनस का चक्कर हम लोगों ने अपने न्यूमेरिकल्स के लिए खत्म किया हुआ, फार्मूला पूछेगा तो माइनस लगाना है, ठीक है, लेकिन हम नहीं लगाएंगे। तो ई डेल्टा आर हम कहाँ नहीं लगाएंगे, न्यूमेरिकल में, cos 90 ऊपर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, cos 90 पे क्या होगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों पॉइंट्स में VA माइनस VD पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। तो एक ही बात है, आपसे वो सवाल में ये पूछे VA माइनस VD क्या होगा, तो वो भी 0 होगा, और अगर VD माइनस VA पूछेगा तो वो भी क्या होगा, 0 होगा। इस बात को आप यूं भी समझ सकते हो, ये जो पूरी लाइन है, ये जो पूरी लाइन है जिसके लॉन्ग पोटेंशियल की कैलकुलेशन हो रही है, ये लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर नहीं है। और आप लोगों ने एक और कंसेप्ट भी पढ़ा था कि ऐसी लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होती हैं, ऐसी लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होती हैं, उनका हम एक और नाम भी देते हैं, इक्वी पोटेंशियल लाइंस। कौन सी लाइन बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल लाइंस। तो आप कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ए से डी या डी से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं वो इक्वी पोटेंशियल लाइंस होती हैं। और हम लोगों ने पढ़ा था कि इक्वी पोटेंशियल लाइंस के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो 0 नहीं होता, इक्वी पोटेंशियल लाइंस के ऊपर पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये वैसे प्रॉपर्टीज आपको शायद याद होंगी। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और इस इक्वी पोटेंशियल लाइन के अलॉन्ग अगर हम चार्ज को मूव करवाएंगे तो वर्क डन भी क्या होगा, 0 होगा। ये टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन बात हो रही है तो मैंने कर दी है। तो ये जो लाइन है ये बेसिकली इक्वी पोटेंशियल लाइन है, इस लाइन के हर पॉइंट का पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो आप उस तरह भी इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। अगर आप ये वाला रूल अप्लाई ना करें तब भी बात समझ आ सकती है। बातें अगर सही समझ आ रही हो तो डिफरेंट वे से चीज़ों को सॉल्व करें, तो आंसर फिर भी आप लोगों के सही ही आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब आप लोगों ने खुद मुझे बताना है, ये आपकी असाइनमेंट है, आप लोगों ने मुझे बताना है पोटेंशियल वी डी माइनस वी सी कितना होगा। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना है, वी डी माइनस वी सी। मैं थोड़ा और इसको सॉल्व करवाता हूँ आपको। इसका क्या क्वेश्चन बनाऊं,
चलें इधर खिचड़ी मचा देता हूँ। वी डी माइनस वी सी आप खुद बताएंगे। ज़रा गौर फरमाइएगा, इधर मैं लाइन लगाने लगा हूँ जिसका मैं आपसे पोटेंशियल पूछूंगा। ये थोड़ी एडवांस लेवल की क्वेश्चन है। इस तरह का सवाल शायद आपसे एमडी कैट या ईटा में ना पूछे, नम्स वगैरह अगर को दे रहे हैं तो शायद उनसे पूछ लें। ये लाइन मैंने लगाई है जनाब, ये लाइन ए से सी डायगनल, ए से सी किसके लॉन्ग, डायगनल के लॉन्ग, ठीक है। तो आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि चलिए ये मैं सॉल्व करवाता हूँ कि मुझे ये बताएं वी सी माइनस वी ए बताएं, यानी पोटेंशियल बताना है वी सी माइनस वी ए। मैं उस डायग्राम को थोड़ा अलहदा करके इधर बना भी देता हूँ। यूं डायग्राम है, वैसे यूं इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरी तो नहीं बनाते बस थोड़ी सी बना देता हूँ मैं। तो इसकी डायग्राम कुछ यूं बन रही है हमारी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में था ना, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट सी था, ठीक है। ए और सी के दरम्यान में उसने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा वी सी माइनस वी। हमें पता है ये जो लाइन है ना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है। ये ना कहना सर ऊपर लाइन आपने नीचे क्यों बना दी है, तो उधर ही ना, हम तो डायरेक्शन ही शो कर रहे हैं ना। इस लाइन और इस लाइन में एंगल 90 डिग्री है। अब बच्चों आपका डेल्टा आर की ये डायरेक्शन नहीं, इधर आ रहे हैं ना, ए से सी के दरम्यान में पूछना। इससे ना कंफ्यूज हो सी से ए है या ए से सी है, हम चलें ए से सी भी मैं लिख देता हूँ, वो तो बाद में डिसाइड होगा ना कि किधर जा रहे हैं, इधर जाएं बात एक ही है, ठीक है। ए से सी अब जा रहे हैं। अब हमें एंगल ये डेल्टा और ये ई, हमें ये वाला एंगल चाहिए। तो हमें पता है कि इस लाइन और इस लाइन के एंगल 90 डिग्री है और ये लाइन इनके मिड से गुजर रही है, डायगोनल है ना, ये डायगोनल है। डायगोनल हमेशा मिड से गुजरता है। अगर मिड से गुजरता है तो ये एंगल समझ आ गया कितने डिग्री है, 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जिस एंगल की अभी हम बात कर रहे हैं वो एंगल हमारा 45 डिग्री है। डेल्टा वी अगर हम यहाँ पर अब अप्लाई करें तो ई डॉट डेल्टा आर माइनस, हम इसमें खुद नहीं लिख सकते क्योंकि हम कैलकुलेशन का थोड़ा तरीका और अडॉप्ट किया हुआ है हम लोगों ने। तो ये प्यारे से बच्चों बन गया ई डेल्टा आर कॉज ऑफ 45 डिग्री। ई कितना था, मेरे ख्याल 20 था। तो अब मसला यहाँ पर किसका आ रहा है, डेल्टा आर का आ रहा है कि डेल्टा आर कितना होगा। डेल्टा आर का मसला अपनी जगह बिल्कुल कायम है, डेल्टा आर तो मैंने बनाया ही नहीं। ये बच्चों 1 मीटर, ये 1 मीटर, ठीक है, ये तो हमने पहले लिखा हुआ था ना 1 मीटर है। अब ये चीज आपको चाहिए, तो ये देखो ये कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। पैथागोरस थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई करो, इधर मैं कर देता हूँ। पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो डेल्टा आर किसकी इक्वल हो जाएगा, √2 नहीं हो जाएगा। तो डेल्टा आर अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा आर जो बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही बनता है ना, 1 1 ही थे ना आप लोगों के पास, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये बन जाएगा, √2 हो गया। तो 2 बन जाएगा, तो दोनों तरफ आप लोगों ने स्क्वायर ले लिया तो √2r हो जाएगा। तो ये ई की जगह 20, डेल्टा आर √2 होगा। ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा कहीं मैं गलती ना कर जाऊँ, ठीक है ना, इसको एक दफ़ा फिर चेक कर लीजिएगा। E20 डेल्टा आर √2 बना, और इस केस में cos 45 कितना होता है, 1/√2 हो जाएगा। अगर ये 1/√2 हो रहा है तो √2 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब भी कितना बना, ये 20 वोल्ट बन गया। अब अगर ये 20 वोल्ट बन रहा है दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, तब वही बातें पुरानी हैं कि अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी आपका 20 वोल्ट ही बन रहा है। अब एक चीज़ ज़रा नोट कीजिएगा, अब अगर आपका क्वेश्चन क्या था वी सी माइनस वी ए, तो पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, सी थोड़ा आगे है ना। ज़रा सोचो ना, इसको यूँ सोचो, ये इस जगह पर है, सी इस जगह पर है, तो सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग है ना, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग जाएंगे पोटेंशियल उतना कम होगा। तो इसका डिसाइड ये हुआ कि ए का पोटेंशियल ज़्यादा है देन किससे, सी से। ए का पोटेंशियल ज़्यादा है देन किससे, सी से। अगर ए का पोटेंशियल ज़्यादा है देन सी से, तो वी सी माइनस वी ए अगर हमसे पूछता है वी सी माइनस वी ए से, तो ज़्यादा माइनस हो रहा है कम में से, तो इसका आंसर कितना होगा, -20 वोल्ट होगा। और अगर इसी क्वेश्चन को वो वी ए माइनस वी सी पूछ लेता है, तो अब इसका आंसर कितना होगा, +20 वोल्ट होगा। तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि अगर आपको क्वेश्चन में एंगल की बात ना गिवन हो, मतलब अगर हम डॉट प्रोडक्ट्स के बिना सॉल्व करें, तो फिर कुछ क्वेश्चन आपसे सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन नॉर्मली जो चांसेस होते हैं वो यही हैं कि आपकी नॉर्मल यूनिवर्सिटीज जो हैं उन सारों में ये नम्स वगैरह के टेस्ट छोड़कर तो बेसिक ही क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, चले हो ही रही है बात तो पूरी कर लेते हैं, फिर हम आगे अपने बेसिक
चीज़ों की तरफ दोबारा वापस आ जाएँगे। ये क्वेश्चन भी उसी कंटिन्यूटी में करवाने लगा हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। सपोज़ करें यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। वैसे मुझे देनी तो ये आप लोगों को असाइनमेंट चाहिए थी। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। हम जब भी ट्रायंगल बनाते हैं, हम प्यारी-सी ट्रायंगल इक्विलैटरल ही बनाते हैं। ये साइड 2 मीटर, ये साइड 2 मीटर, ये साइड 2 मीटर। तो इसकी जो जितनी भी साइड्स बन रही हैं, वो आपके पास 2 मीटर, ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर होगी। अब आपका क्वेश्चन सपोज़ करें आ गया है, वो आपसे पूछता है कि VA माइनस VB बताएँ। एक ये क्वेश्चन आ गया VA माइनस VB बताएँ। ये आपका क्वेश्चन एक और लिख लेते हैं, VA माइनस VB बताएँ और एक क्वेश्चन आ जाएगा VB, इसको सी लिखेंगे, VB माइनस VC बताएँ। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना? मैं इनके आंसर लिख देता हूँ, सॉल्व आप लोगों ने खुद करना है। तो VA माइनस VB को जब आप सॉल्व करोगे, तो इसका आंसर -10 वोल्ट आएगा, ठीक है ना? इसको जब आप सॉल्व करोगे ना VB माइनस VC को, तो इसका आंसर आप लोगों पर पास +20 वोल्ट आएगा। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही होगी कि VA माइनस VB के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, तो आप इधर मूव कर रहे हो ना? अगर आप इधर मूव कर रहे हो, तो ये डेल्टा R की डायरेक्शन है। ये किसकी डायरेक्शन है? E की डायरेक्शन है ना? E अगर आपको इधर से नहीं समझ आ रहा है, इधर एक E बना लो, ज़्यादा आसान हो जाए। ये E की डायरेक्शन होगी और आप लोगों के पास ये डेल्टा R की डायरेक्शन होगी। तो अब हमें जो एंगल लेना है, वो E और किस में लेना होगा? डेल्टा R के दरमियान में एंगल आप लोगों ने लेना है, बल्कि इस जगह ले लें, ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये आप ले लें। ये आप ई की असल में कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर पता नहीं आपने ऊपर से क्यों नहीं लिया। देखिए इधर से लेंगे ना एंगल तो थोड़ा आपको ग्रेटर एंगल नज़र आ रहा है, कन्फ्यूजन होगी। हमें तो ई और डेल्टा आर में एंगल चाहिए, ये डेल्टा आर हो गया। ये किसकी डायरेक्शन होगी? ई की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना? ये डेल्टा आर, ये ई की डायरेक्शन, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री बनता है? 60 डिग्री। तो आप इसको 60 लेके सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई बच्चा इधर से सॉल्व करता है, इधर 60 नहीं बनेगा, इधर एंगल कितना बनेगा? 120 20 आ जाएगा। ये 60 है ना? तो वो 60 से ऊपर भी गया हुआ है ना, तो वो भी 60 है, ये भी 60 है, वो तो टोटल ऊपर 120 बन जाता है। अब अगर आप cos 60 डिग्री लेते हैं ना, तो 1/2 होता है और cos 120 डिग्री लेते हैं तो -1/2 होगा। तो अब कहेंगे ये तो सर मसला है कि अगर हम ऊपर से एंगल देखते हैं डेल्टा आर और ई में, वैसे लॉजिकली देखा जाए तो ये जो एंगल होता है ना, दोनों की टेल्स के दरमियान में होता है। दोनों की टेल्स के दरमियान में होता है, तो ये ई की टेल, ये डेल्टा आर की टेल, तो एंगल मुझे 120 ही लेना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ इधर से ले लें, ये किसकी टेल है? ई की टेल तो है, लेकिन डेल्टा आर का तो इधर हेड आ रहा है, डेल्टा आर यूँ नीचे आ रहा है, तो ये एंगल 60 डिग्री बनता है। असल में चक्कर ये है कि ये जब हम फार्मूला सॉल्व करते हैं, तो हम प्लस माइनस तो बाद में नहीं लगाते। हम प्लस माइनस तो लगाते ही बाद में, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आप 120 लिख दें, तो cos 120 -1/2 होगा, cos 60 1/2 होगा, तो हमें तो वो फ़िक्र ही नहीं है। यही मैंने आज लेक्चर के शुरू में भी कहा था कि अगर हम उधर माइनस लगा दें, तो फिर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो माइनस के बिना क्वेश्चन सॉल्व करें, तो फिर कोई मसला नहीं होता। तो इस सवाल में आप 60 लेके सॉल्व कर लें, इसको 120 लेके सॉल्व करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप क्या लेकर सॉल्व करें, 60 डिग्री लेकर सॉल्व करें। अगर आप 120 डिग्री लेकर सॉल्व भी करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस का साइन आ रहा होगा साथ में, मतलब ये तो मैंने माइनस खुद से लगाया ना, उसमें खुद से भी माइनस आ जाएगा, तो फिर भी आपको एंड में उस माइनस को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने माइनस अपनी मर्जी से लगाना है। अपनी मर्जी से मतलब क्या है कि आप देखेंगे जो पूछा गया है उसमें बड़ा पोटेंशियल किसका है और उसमें छोटा पोटेंशियल किसका है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। पेपर के ऊपर एक डायग्राम ये बनाइए, एक डायग्राम ये बनाइए, छोटी सी बनाइए। छोटू सी डायग्राम में ये शो हो रहा है कि सिर्फ पॉजिटिव प्लेट है, सिर्फ नेगेटिव प्लेट है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से टुवर्ड नेगेटिव होती है। मैंने इसमें एक पॉजिटिव चार्ज भी रखा हुआ है और नेगेटिव चार्ज भी रखा हुआ है। अब ये सोचें बात कि किस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव चार्ज खुद मूव कर सकता है। ये पॉजिटिव चार्ज होगा वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड तो खुद जा सकता है ना। ये पॉजिटिव चार्ज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड खुद जा सकता है। अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा मुश्किल लफ्ज़ समझ लग रहा है, तो नेगेटिव प्लेट की तरफ खुद जा सकता है। तो जिस डायरेक्शन में कोई भी चार्ज खुद जा सकता है, जिस डायरेक्शन में कोई भी चार्ज खुद जा सकता है, उस डायरेक्शन में जाते हुए वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। मैं इंक्रीज़ का मतलब यहाँ पर गेन ही है ना, कि काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज़ होगी या काइनेटिक गेन करेगा। इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिव चार्ज जब अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, ऊपर देखें ना, पॉजिटिव चार्ज जब अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा तो खुद जाएगा। जिस डायरेक्शन में वो खुद मूव कर सकता है, खुद मूव कर सकता है, उस डायरेक्शन में उसने काइनेटिक क्या करनी है? गेन करनी है। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज क्या पॉजिटिव प्लेट की तरफ खुद आ सकता है?
पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ तो खुद आ नहीं सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगी। जिस डायरेक्शन में कोई चार्ज खुद मूव ना कर सके, बल्कि उसको मूव करवाने के लिए हमें उस पर वर्क डन करना पड़े। वर्क ज़्यादा अच्छा वर्ड है। फोर्स अप्लाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, तो आप उस पर वर्क डन करेंगे, तब वो इस डायरेक्शन में मूव करके आएगा, अदरवाइज़ वो खुद नहीं आ सकता। तो जिस डायरेक्शन में चार्ज खुद ना मूव कर सके, बल्कि उसको मूव करवाने के लिए हमें उस पर वर्क डन करना पड़े, उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। यू सिंबल होती है बच्चों पोटेंशियल की, चलिए मैं पोटेंशियल ही लिख देता हूँ। उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। तो याद रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं एमसीक्यू में वर्ड यूज़ करते, क्योंकि उसे पता होता है ज़्यादा आसान हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिंक करता है। पॉजिटिव चार्ज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने का मतलब है नेगेटिव प्लेट की तरफ जाए, तो वो खुद जाएगा ना अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है? तो काइनेटिक गेन करेगा। इधर खुद नहीं जा रहा, हम लेकर जा रहे हैं, तो पोटेंशियल गेन करेगा। इसी तरह नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ खुद जाएगा। नेगेटिव तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ खुद जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड खुद जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज जब अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड खुद जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज जब अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। अब नेगेटिव चार्ज को अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर जाने का मतलब क्या है, कि नेगेटिव चार्ज को आप पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेकर जा सॉरी नेगेटिव चार्ज को अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि नेगेटिव चार्ज को आप नेगेटिव प्लेट की तरफ लेकर जा रहे हैं, खुद तो जाएगी नहीं, रिपल्शन होगी। उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें इस पर वर्क डन करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा, इसको यूं खींच के लाना पड़ेगा। तो उस दौरान जितना आप इस पर वर्क डन करेंगे, उस वर्क डन से इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो जब क्वेश्चन कभी आता है, ए चार्ज इज मूविंग अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और बताएं वो काइनेटिक गेन कर रहा है या पोटेंशियल गेन कर रहा है, तो अगर मेंशन ना यानी डुअल ऑप्शन ना हो ना, अगर क्वेश्चन आ जाए ना चार्ज इज मूविंग अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो काइनेटिक गेन करेगा या पोटेंशियल गेन करेगा, तो आपका मे ऑप्शन होगा। काइनेटिक भी गेन कर सकता है, अगर चार्ज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है क्या गेन करेगा, काइनेटिक भी गेन कर सकता है और पोटेंशियल भी गेन कर सकता है, तो आपका मे ऑप्शन होगा, मे बी काइनेटिक एंड मे बी पोटेंशियल। क्योंकि अगर चार्ज वर्ड यूज हो रहा है, तो ये तो नहीं पता कि वो चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पॉजिटिव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड आते हुए काइनेटिक गेन करता है, नेगेटिव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड आते हुए पोटेंशियल गेन करता है। लेकिन अगर मे का ऑप्शन ना हो, मैंने बोला ना अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड में म, क्या गेन करेगा, आप बोलेंगे मे बी काइनेटिक एंड मे बी पोटेंशियल। लेकिन अगर मे का ऑप्शन ना हो, तो फिर हमेशा आप लोगों ने प्रेफर पॉजिटिव चार्ज को करना है, यानी प्लस क्यू को हम प्रेफर करेंगे। यानी अगर हमें चार्ज की नेचर ना पता हो इस तरह के एमसीक्यू में, और डुअल वाला ऑप्शन भी ना हो, मतलब हम बोथ वाला ऑप्शन या मे वाला ऑप्शन ना चूज कर सकें, हो ही ना ऑप्शन में, तो फिर हमेशा आप लोगों ने प्रेफरेंस किसको देनी है, पॉजिटिव चार्ज को प्रेफरेंस देनी है। यानी अगर मे वाला ऑप्शन ना होता, वो पूछता चार्ज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, बताएं क्या गेन करेगा, तो आप वो बोलते कि फिर वो क्या गेन करेगा, काइनेटिक गेन करेगा। इवन पोटेंशियल गेन का ऑप्शन हो भी, लेकिन डुअल वाला ऑप्शन ना हो, तो फिर हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव चार्ज वाली बात को प्रेफर करेंगे। उम्मीद है जो बात मैं समझाना चाह रहा था, आपको उसी तरह ही समझ आई है। दो प्लेट्स, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, दोनों प्लेट्स के दरम्यान में सेपरेशन डी, एक चार्ज क्यू प्लेस किया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया। अगर इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो हमें पता है कि इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स जब हम कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला ई इंटू क्यू होगा। ई वो इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्यू वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूले को मैं यूँ समझूँ कि अगर इन दोनों प्लेट्स के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेल्टा वी होगा ना, इन दोनों प्लेट्स के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी हो, तो इस ई को अगर मैं ई की मैग्नीट्यूड लिखा हूँ, तो माइनस साइन, तो अब आपको समझ आ गया ना माइनस साइन कहाँ यूज होता है। उस माइनस साइन का सिर्फ काम, वो जो सवाल मैंने पहले बताया था पोटेंशियल किसका पॉजिटिव होगा किसका नेगेटिव होगा, उधर उसका यूज है, अब आगे उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ई की जगह पर मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, को इसने डी बोला हुआ है तो डी लिख देते हैं, डी इंटू क्यू, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स डेल्टा वी डी इंटू क्यू हो जाएगी। इसका मतलब ये कि आपके इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा वो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करने के क्वेश्चन आ जाए, तो एक आप इस फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक ये पॉसिबिलिटी होती है कि नीचे वाला जो फार्मूला है उसके भी आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के आ सकते हैं। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बना देता हूँ। सपोज करता हूँ मैं इस प्लेट को ए प्लेट बोल रहा हूँ,
इसकी प्रैक्टिस थोड़ी करवा देता हूँ ना। और इस जो ए प्लेट है, इस प्लेट का पोटेंशियल कर लेते हैं +10 वोल्ट, इसको मैं बी प्लेट बोल देता हूँ। इस प्लेट का पोटेंशियल कर लेते हैं -10 वोल्ट। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में सेपरेशन कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर। और इधर ये जो चार्ज पड़ा हुआ है ना, इस चार्ज की मैग्नीट्यूड आप चलें लिख लें 10 माइक्रो कूलम। सवाल वैसे मैंने बना लिया ना, और क्वेश्चन उसका ये है कि इस चार्ज पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स बताएं। ठीक है, तो देखिए आपको क्या क्या डाटा गिवन है। आपको डी गिवन है 10 सेंटीमीटर, आपको पोटेंशियल डिफरेंस अभी हम यहाँ से बना लेंगे, और आपको वो गिवन है चार्ज 10 माइक्रो कूलम गिवन है, तो इस वाले फार्मूले से इलेक्ट्रिक फोर्स निकलेगी ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगर ये चीज़ें गिवन हो तो इससे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे। अगर सादा सवाल आ जाए तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो इसी से इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अब निकालते हैं। डेल्टा वी कैसे निकालेंगे? डेल्टा वी होगा फाइनल माइनस क्या होगा, इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या बन जाएगा -10 माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा -10, तो कितना हो गया -20 वोल्ट बनाना। आपको पता है इस माइनस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये माइनस बेसिकली हमारे पास किसको शो कर रहा है, वीबी माइनस वी है ना, वीबी माइनस वी है, तो इसलिए माइनस आ रहा है। अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने बड़ी फीलिंग देने की कोशिश की है, माइनस को मिक्स नहीं करना अपने माइंड में। तो वीबी माइनस वी ए -20 बन रहा है, तो आपको बंदा कहता है मैं वी ए माइनस वीबी लिखूंगा, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, +20 होगा। तो हमें माइनस या प्लस से कोई कंसर्न नहीं है, हमें यहाँ पर इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम 20 ही यूज करेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अब आप इस बातों में कंफ्यूज होना छोड़ दें। आपको समझ आ चुका है कि इस माइनस के मीनिंग क्या है। अगर वी बी माइनस वी ए करेंगे तो हमें पता है माइनस ही आना भी है, क्योंकि क्यों माइनस आना है, क्योंकि ए का पोटेंशियल ज्यादा है बी से। तो अगर वी ए माइनस वी बी करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो डेल्टा वी है ना। तो इससे हमें कोई कंसर्न तो नहीं है, वी बी माइनस वी ए लिखें या वी ए माइनस वी बी लिखें, हमें तो उसकी मैग्नीट्यूड लिखनी है यहाँ पर। तो इसलिए माइनस में कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। डी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो 10/100, 100 इसलिए लिखा है, मीटर में कन्वर्ट कर दें। चार्ज बच्चों की मैंने इधर है 10 माइक्रो कूलम, 10 इंटू 10⁻⁻⁶ ठीक है ना। अब इसमें जो 10 की पावर्स हैं उनको थोड़ी सी एडजस्टमेंट के लिए मैं कर ही देता हूँ। ये 0 0 से कैंसिल हो गया, ये 10 डायरेक्ट ऊपर जाएगा, ये 20 इंटू ये 10 जब इसके साथ मिला तो -6 +1, ये 10 भी डायरेक्ट ऊपर जाएगा, तो ये भी +1 होगा। तो ये आपका बच्चों बन जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻⁴ हो गया। 20 के 0 को भी अगर हम ऊपर ही ले जाएं तो 20 के 0 ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो इसका आंसर आपका जो बनेगा 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन होगा। तो मेरा बताने का सिर्फ मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे सकता कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो इस पैटर्न के भी आ सकते हैं, इस पैटर्न के भी आ सकते हैं, इस पैटर्न पे भी हम ज़्यादा बात करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल और बेसिक बातें हैं जो कि आपके एग्जैक्ट कोर्स के अकॉर्डिंग है, इसमें कोई एडवांस लेवल की मैंने बात नहीं की। हमें ये समझ आ गई कि इलेक्ट्रिक फोर्स है, उस इलेक्ट्रिक फोर्स को न्यूटन लॉ से भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। वो जो चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है F=ma से भी तो कैलकुलेट हो सकती है। तो अगर मैं F=ma से उस इक्वेशन को कंपेयर कर लूँ, कंपेयर अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन वही जो फोर्स वाली लिखी हुई है ना, तो पहले EQ से कंपेयर कर लेते हैं ना, 2 थी ना, मैं इधर रख देता हूँ पेज। ये बोल रहा हूँ ना यार, ये 2 इक्वेशन थी ना, EQ और ये वाली, इनको बारी-बारी कंपेयर कर लो ना। पहले मैंने EQ को कंपेयर किया, EQ/ma, यहाँ से मैं ना E की अगर वैल्यू अलहदा कर लूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आ जाए ma/q। m क्या है, वो जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसकी मास है, a उसका एक्सेलरेशन और q उस पर चार्ज है। तो अगर आप कभी आ जाए ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर उस चार्ज पार्टिकल की मास, चार्ज और एक्सेलरेशन की बनो। वैसे इसका मैं हिंट आपको थोड़ा सा दे देता हूँ। जब इसके क्वेश्चन आते हैं ना, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चक्कर ये होता है कि आपको मास और चार्ज वो गिवन नहीं होता। आपको खुद से पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज क्या है। तो आपको सिर्फ एक्सेलरेशन गिवन होता है। तो आप वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं। एक छोटी-सी असाइनमेंट आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन की मास को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करके उसका आंसर भी याद कर लेना है, इलेक्ट्रॉन के लिए भी, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की मास को प्रोटॉन के चार्ज से डिवाइड करके उसका आंसर भी याद कर लेना है। तो फिर ये फार्मूला आपका थोड़ा प्यारा सा नहीं हो जाएगा, क्योंकि m/q दोनों आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन का भी और प्रोटॉन का भी। ये सिर्फ इस जगह यूज़ नहीं हो रहा, ये बड़ी दफ़ा आपकी चीज़ों हेल्प करेंगी कि ऊपर मास आ रहा है, नीचे चार्ज आ रहा है। तो आप लोगों ने इसको कैलकुलेटर से निकाल के एग्जैक्ट आंसर याद कर लें। तो क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है,
कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है या प्रोटॉन रखा हुआ है, क्योंकि इनकी मासेस और चार्ज पॉइंट्स में आते हैं, इनका मसला होता है। अदरवाइज़ जब वो खुद से चार्ज देता है ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा, वो तो ऐसे देता है कि वो तो ईज़िली सॉल्व होते हैं। तो ये बच्चों आप लोगों ने याद कर लेना है। फिर क्या हो जाएगा, जब याद हो गया वो जवाब, सिर्फ़ आपको एक्सेलरेशन गिवन हुआ करेगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ये चीज़ें तो गिवन नहीं होंगी, सिर्फ़ आपको एक्सेलरेशन गिवन हुआ करेगा, तो आप उस एक्सेलरेशन को ए से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सेलरेशन को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। आपको बात समझ आ गई? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए इस फ़ॉर्मूले को हम यूँ भी लिख सकते हैं, एमए डिवाइडेड बाय ई भी लिखा होता है। कभी आइडेंटिफ़ाई होने के लिए आ जाए ना, तो ये कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना, क्यू जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्ज की मैग्नीट्यूड ई के इक्वल ही होती है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ चुकी है, ये आप लोगों ने बात याद कर ली तो बड़ी अच्छी बात है, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इस चीज़ों में। एक और छोटी-सी बात करते हैं। देखिए ई का जो फ़ॉर्मूला मैंने लिखा है, वो ma/q है, ठीक है ना? अब ज़रा देखें इस चीज़ को, मैं ई के ऊपर वेक्टर का साइन लगा रहा हूँ, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो चार्ज है, अभी जो मैंने डायग्राम बनाई थी ना, ये वाली डायग्राम, इस डायग्राम में देखें ये वाला चार्ज किस फील्ड में था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में था ना। प्लेट्स के दरमियान में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। वैसे तो आपको पता है ना, प्लेट्स के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, एजेस पे फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है। जो प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स के सेंटर में फील्ड यूनिफॉर्म होता है और प्लेट्स के एजेस पे जो फील्ड होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। कुछ यूँ डायग्राम बनती है ना प्लेट्स की। प्लेट्स के अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायग्राम बनाएं तो कुछ यूँ डायग्राम बनती है। प्लेट्स के मिडल में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और प्लेट्स के एजेस पे फील्ड जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। यानी इस ये जो एजेस पे नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, इसको नॉन यूनिफॉर्म भी कहते हैं और इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रिंजिंग फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलें ये बात हमें वैसे भी पता है। तो जब भी हम प्लेट्स की बात करते हैं, हम उसके इन बिटवीन बात कर रहे होते हैं। वैसे याद रखना कि प्लेट्स के जो एजेस होते हैं, वहाँ पर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है और उस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को हम फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम भी देते हैं, ठीक है? फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा जी, ठीक हो गया, ये बात तो होगी। मैं बात ये करना चाह रहा था कि अगर आपका जो चार्ज है, अगर आपका जो चार्ज है, जब जनरल चार्ज की बात होगी, तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव चार्ज ही हम लेंगे। अगर वो चार्ज यूनिफ़ॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो, अगर वो चार्ज किस में रखें, यूनिफ़ॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो, तो उस चार्ज का एक्सेलरेशन भी यूनिफ़ॉर्म होगा। यही मतलब होगा ना, ई यूनिफ़ॉर्म तो ए यूनिफ़ॉर्म, तो अगर आपका एमसीक्यू आता है ना, इफ अ चार्ज इज़ प्लेस्ड इन यूनिफ़ॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो उसका एक्सेलरेशन भी यूनिफ़ॉर्म होगा। 2 बड़े प्यारे एमसीक्यूज़। तीसरा इसी के साथ एमसीक्यू आ जाता है कि अगर जो चार्ज है, वो यूनिफ़ॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो, तो जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ई यूनिफ़ॉर्म, ए यूनिफ़ॉर्म। अब वो पूछेगा चार्ज की वेलोसिटी क्या होगी? तो चार्ज की वेलोसिटी यूनिफ़ॉर्म बोलेंगे? नहीं। चार्ज की वेलोसिटी यूनिफ़ॉर्म का मतलब होगा कि एक्सेलरेशन 0। ये एक्सेलरेशन 0 तो नहीं है, एक्सेलरेशन यूनिफ़ॉर्म है। तो इसका मतलब ये होगा अगर चार्ज को यूनिफ़ॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो चार्ज की जो वेलोसिटी होगी, अगर वो पूछेगा तो वेलोसिटी यूनिफ़ॉर्म नहीं होगी, बल्कि चार्ज की वेलोसिटी यूनिफ़ॉर्मली इंक्रीज़िंग वेलोसिटी होगी। तो चार्ज की वेलोसिटी यूनिफ़ॉर्म नहीं होगी, बल्कि चार्ज की वेलोसिटी यूनिफ़ॉर्मली इंक्रीज़िंग वेलोसिटी होगी। ठीक होगी बात? इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज यूनिफ़ॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, अगर उसकी वेलोसिटी यूनिफ़ॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज़ करेगी या वो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा? गेन करेगा। अब आपको बात समझ आ रही होगी कि ये पॉज़िटिव चार्ज की बात हो रही है। जनरली जब बात होती है, जब वो यूनिफ़ॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा होगा। ये जनरल से क्वेश्चन है, इसमें चार्ज की बात नहीं होती। जनरली जब भी बात करेगा आप यही कहेंगे, ये यूनिफ़ॉर्म, ये यूनिफ़ॉर्म, ये यूनिफ़ॉर्म, ये यूनिफ़ॉर्मली इंक्रीज़िंग। अगर वेलोसिटी यूनिफ़ॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है, तो फिर बच्चों काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज़ होगी उसकी, ठीक है। दोबारा कंपेयर करते हैं, पहले कंपेयर किया था ना, अब वो जो दूसरा फ़ॉर्मूला था उससे कंपेयर करते हैं। एमए इज़ इक्वल टू, दूसरा फ़ॉर्मूला क्या था? डेल्टा वी। डेल्टा वी थोड़ा बदसूरत सा लग रहा है, वैसे मैं लिख रहा हूँ वी भी लिख सकते हैं, लेकिन ना लिखिएगा, चलें अब डेल्टा वी जो चल रहा है, डेल्टा वी बाय ये बनेगा ना, डेल्टा वी क्यू बाय डी, यही था मेरा ख्याल है। ठीक हो गया जी, आप लोगों ने इसको कंपेयर कर लिए और यहाँ से भी आपके अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक्सेलरेशन यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है, डेल्टा वी क्यू डी इंटू एम। वैसे ये वाले फार्मूले के न्यूमेरिकल कम आते हैं, आपसे किसी चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन पूछ सकता है, पता नहीं इसमें क्या है, डेल्टा वी प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस, डी प्लेट्स के दरमियान में सेपरेशन और क्यू चार्ज, एम उसकी क्या होगी? मास होगी। तो ये भी याद रखना है। या यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आ जाए, तो यहाँ से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस किसके दरमियान में, पोटेंशियल डिफरेंस
बिटवीन प्लेट्स की बात हो रही है, ये सारी बातें उस प्लेट से शुरू हुई हैं जो मैंने शुरू में आज बनाई थी। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें तो ए डी एम डिवाइडेड बाय क्यू हो जाएगा। तो ये जो मैंने नीचे वाले फार्मूला लिखे हैं, ये सिर्फ आइडेंटिफाई होने के लिए आते हैं, आइडेंटिफाई होने के लिए। करेक्ट और इनकरेक्ट पूछ सकता है, इनके न्यूमेरिकल्स आने के कोई चांसेस नहीं होते। न्यूमेरिकल आपको बताया, ये जो ऊपर वाले फार्मूले हैं, इनके न्यूमेरिकल ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, और ज़्यादातर न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ही आते हैं, बाकियों के थोड़े न्यूमेरिकल्स कम आते हैं। एक दो और छोटे-छोटे क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे चलेंगे। उन्हीं 2 प्लेट्स के दरमियान में जो चार्ज मूव कर रहा है, उसी चार्ज को माइंड में रखें। वही प्लेट्स चल रही हैं, वही प्लेट्स हैं, प्लेट्स बदली नहीं है। प्लेट्स हम नहीं बदल रहे, प्लेटें वही हैं। Vf इज़ इक्वल टू Vi प्लस AT। अब जब सवाल आएँगे ना, तो आपको वो क्वेश्चन में ये बता देगा, चार्ज ने अपनी मोशन जो स्टार्ट की है ना, वो रेस्ट से स्टार्ट की है। यानी चार्ज ने, सवाल में मेंशन होगा कि चार्ज ने अपनी मोशन रेस्ट से स्टार्ट की है, तो चार्ज की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो Vf इज़ इक्वल टू AT हो गया। अब ए हमें पता है, चार्ज का जो मोस्ट कॉमन फार्मूला ए का, जो भी हम लोगों ने ऊपर लिखा था ना, वो तो कौन सा, EQ डिवाइडेड बाय m इंटू टी होगा। फूल जैसे बच्चों में आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जब चार्ज मूव करेगा, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही होगी। अब अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करने को कह दे, कि किसी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 वो देगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो पूछता है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप बता सकते हैं ना। क्योंकि आपको इसके लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उन प्लेट्स के दरमियान में। क्यू और एम तो आप वैसे याद कर चुके हैं। वो ज़्यादातर सवाल मैंने बताया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आएँगे, ज़रूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आएँ, किसी और के भी आ सकते हैं। तो जो भी गिवन होगा वो पुट कर लेंगे। इसका मतलब ये होगा कि जब टाइम जैसे-जैसे बढ़ेगा, उसकी वीएफ भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। वही जो बात अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। इसके न्यूमेरिकल आएँगे, फार्मूला आइडेंटिफाई होने के लिए भी आ सकता है, या न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। दोबारा बातें याद रखें, ये उस चार्ज की बात हो रही है जो यूनिफ़ॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बिटवीन 2 अपोजिट प्लेट्स मूव कर रहा है। ये बातें ना भूल जाना। एक और इक्वेशन लिख सो, S इज़ इक्वल टू VAT प्लस हाफ AT स्क्वायर, उसी चार्ज की बात हो रही है। अभी हम लोगों ने उस चार्ज की कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। अब अगर हमसे ये सवाल आ जाता है, वो चार्ज तो मूव कर रहा है, प्लेट्स के दरमियान में यूँ चलता जा रहा है, यूँ-यूँ, ठीक है? कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा? यानी चार्ज का कवर्ड डिस्टेंस अगर आपसे पूछे तो कैसे कैलकुलेट करेगा? तो ये VI तो शर्म से 0 होगी। तो क्या फ़ॉर्मूला बन गया? हाफ AT स्क्वायर बन गया। अगर ये बच्चों हाफ AT स्क्वायर बन गया है, पेज फट गया है। अगर ये हाफ AT स्क्वायर बन गया है, तो इसमें आप लोगों ने उस ए की वैल्यू पुट कर दो, EQ बाई एम इंटू टी हो जाएगा। तो इस फार्मूला से उस चार्ज पार्टिकल का किसी भी टाइम पे आप डिस्टेंस कवर्ड बता सकते हैं। मैं दोबारा बना देता हूँ डायग्राम। कुछ ख़वातीन जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर जाती है। सपोज़ करिए यहाँ से चार्ज रेस्ट में से चलना शुरू किया, तो आपसे पूछता है बताएँ यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है उसकी मैग्नीट्यूड, चार्ज कौन-सा है, चार्ज की मास कितनी है, और कितने टाइम के बाद आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है। अगर आपको ये चीज़ें पता हों, तो आप ईज़िली उस चार्ज पार्टिकल का जो डिस्टेंस कवर्ड है, वो उससे बता सकते हैं। कुछ थोड़े अप्लाइड एमसीक्यू इसके अच्छे-अच्छे लेते हैं। वैसे आपको ये तो पता है ना, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ना, कल भी बात मैंने की थी वैसे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फ़ॉर्मूला होता है, उसका एक फ़ॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का Q/R भी होता है, कल बता दिया था। और पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फ़ॉर्मूला आपको पता है, वर्क डन पर यूनिट क्या होगा, चार्ज होगा। हम यूजुअली टेस्ट चार्ज लेते हैं, और वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज भी लिखते हैं। तो बहुत ज़्यादा सारे जो क्वेश्चन आते हैं, इस फ़ॉर्मूले के भी आते हैं। W यहाँ से अलग करें ना, डेल्टा V इंटू Q, ठीक है ना? तो ये क्यू नॉट ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर कोई और चार्ज भी हो सकता है, ये मर्ज़ी है उसकी, ठीक है ना? तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस के क्वेश्चन आ जाएँ, तो वर्क कोड, अगर आपको जितना वर्क हो रहा है और जिस चार्ज पर हो रहा है, अगर वो चीज़ें गिवन हो, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट हो सकता है। और जिन 2 पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, अगर उन 2 पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस अगर हमें पता हो, तो फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट हो सकता है। एक तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हम पहले ही कैलकुलेट कर रहे थे ना, एक इन फार्मूला से भी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट हो सकते हैं। और इसका फॉर्मूला डब्ल्यू डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट, या इसकी फेमस फॉर्म हम लोगों ने याद की, क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। और यहाँ पर आपको पता है टेस्ट चार्ज होना ज़रूरी नहीं है, कोई और चार्ज भी हो सकता है। इसी तरह अगर चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन आ जाए, तो वो भी हम इसी फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। ये इतनी सादा और सिंपल सी बातें हैं कि ये आप लोगों ने खुद से माइंड में रखनी है, ठीक है। मैंने फार्मूला लिख दिए हैं, बस अगर इस तरह मैं कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूँ, वैसे 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ।
लेकिन मैंने आपको बता दिया सीधे-सीधे वैल्यूज़ पुट करने के सवाल आते हैं। वैल्यूज़ पुट करने के क्वेश्चंस हम क्लास अपनी में अब नहीं करते, क्योंकि उससे हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। बस आपको पता होना चाहिए कि हमारे इस टाइप के भी क्वेश्चन आएँगे। जब टेस्ट होगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएँगे। अब हम बच्चों कुछ थोड़े एमसीक्यू लेते हैं, कुछ ईज़ी वाले एमसीक्यू ले लेते हैं, कुछ चंद जो है थोड़े मुश्किल एमसीक्यू भी ले लेते हैं। तो एक एमसीक्यू मैं आप लोगों के लिए बोर्ड लिखता हूँ पेपर पे कि द एब्सोल्यूट पोटेंशियल, ये लास्ट ईयर भी मेरे ख्याल में मैंने करवाया था कि जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल है ना, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 6 वोल्ट, ठीक है ना, इज 6 वोल्ट हायर देन point y. The absolute potential at point x in an electric field is 6 volt higher than y if a negative charge of minus 5 coulomb is moved from x to y, ठीक है, from x to y their potential energy change will then potential energy, a change in potential change in then potential energy change will be, एक ही बात है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी में फिर चेंज कितनी आएगी? ऑप्शन ए मैं लिख रहा हूँ डिक्रीज बाय 30 जूल, बी ऑप्शन लिख रहा हूँ इंक्रीज बाय 30 जूल, सी ऑप्शन लिख रहा हूँ डिक्रीज बाय 64 जूल, डिक्रीज बाय 64 जूल, और इंक्रीज बाय 6/5 लिखा है मैंने एंड पे, इंक्रीज बाय 6/5 जूल। ये प्यारे से बच्चों सवाल है। इस सवाल को थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ग्राफिकली इसको समझना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 6 वोल्ट हायर। हायर से ये समझ आ गया है कि वो जो एक्स और वाई दो पॉइंट्स हैं ना, यानी एक पॉइंट एक्स कर लें, एक पॉइंट वाई कर लें, एक्स पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट हायर है, यानी जो एक्स पॉइंट है उसका पोटेंशियल 6 वोल्ट हायर है। अगर हायर है तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है, और नीचे वाला कौन सा नेगेटिव है। हायर से ये समझ आ गया कि इन दोनों के दरमियान में लिखा वैसे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स ही है ना, इस 6 वोल्ट हायर, हायर से मतलब चला गया इसका जितना भी पोटेंशियल होगा, इस y का जितना भी पोटेंशियल है, x का पोटेंशियल उससे 6 वोल्ट ज्यादा है। y का जितना भी पोटेंशियल, ये हायर का सारा मसला है। हायर एसी वाला, एसी हायर वो कंपनी, दूसरा हायर है। हायर का मतलब है कि एक्स वाई का जितना भी पोटेंशियल होगा, एक्स का उससे 6 वोल्ट ज्यादा होगा। तो दूसरे लफ्जों में ये हमें इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस ही तो फिर गिवन है। 6 वोल्ट हायर से समझ आ गया कि इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। एक्स का पोटेंशियल हायर है, एक्स पॉजिटिव, तो फिर अंडरस्टूड है वाई क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। सवाल उसकी -5 कूलम चार्ज, कौन सा, -5 कूलम चार्ज को क्या करें, if a negative charge of -5 coulomb is moved from x to y, इस -5 कूलम चार्ज को x से y की तरफ लेकर जाएं, नीचे लेकर जाएं, नीचे लेकर जाना है, तो नीचे खुद जाएगा, नहीं जाएगा, पता है नेगेटिव प्लेट है उसको रिपेल करेगी, नीचे लेकर जाना है। तो देन पोटेंशियल एनर्जी चेंज विल, देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताना है, पोटेंशियल एनर्जी में कितनी चेंज आई। अभी फार्मूला लिखा था, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज का फार्मूला क्या होता है, Q इंटू डेल्टा वी होता है ना, याद है वहां पर Q नॉट था, और बार बार मैं कह रहा था Q नॉट जरूरी नहीं है। तो Q कितना है यहाँ पर, -5, माइनस नहीं मैं लिख सकता, Q 5 हो गया, डेल्टा वी हमारे पास कितना है 6, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी 30 जूल। अब ये देखना है कि ये पोटेंशियल एनर्जी है तो 30 जूल, तो ऑप्शन लिखा हुआ है, ये भी 30 जूल ऑप्शन है, ये भी 30 जूल ऑप्शन है, इसमें डिक्रीज बाय 30 जूल है, इसमें इंक्रीज बाय 30 जूल है। अब फिजिकली सोचो, छोड़े प्लस माइनस से लोग गेस करवाते हैं, मैं तो नहीं करता। तो आप लोगों ने बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। हाँ, अगर कभी एमसीक्यू में
चलें अभी बाद में बात करता हूँ। डिक्रीज़ और इंक्रीज़ को जज कर लेते हैं। डिक्रीज़ होगी या इंक्रीज़ होगी। देखें ये किधर आ रहा है, नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले बहुत डिटेल से मैंने बात की थी कि जब ये नेगेटिव की तरफ खुद नहीं आ सकते, जब कोई नेगेटिव चार्ज की तरफ आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। तो इस केस में अगर हम इसकी बात करेंगे, तो इस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ नहीं करेगी, बल्कि इस केस में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इंक्रीज़ बाय 30 जूल होगी। तो बस आप लोगों ने बच्चों बात याद रखनी है कि इस केस में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज़ नहीं हो रही, बल्कि इस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। थोड़ा-सा क्वेश्चन में दोनों चीज़ें थी, एक तो फार्मूला भी यूज़ हो गया, एक हायर वर्ड का मैं समझ आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल गया है क्योंकि शुरू में एब्सोल्यूट पोटेंशियल लफ्ज़ लिखा होता है। मैंने खाली एब्सोल्यूट लिख दिया है, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल वर्ड होगा। उससे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं हम कि शायद 1 पॉइंट का पोटेंशियल है। तो इससे हमें ये समझ आ गया, आगे हायर के लफ्ज़ से समझ आ गया पोटेंशियल डिफरेंस है। फिर दूसरा ये भी आइडिया हुआ कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बताने के लिए आपको इसको थोड़ा अगर स्केच कर लेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। तो आपके माइंड में इसका डाउट क्रिएट नहीं होगा। एक और एमसीक्यू लेते हैं। एक और एमसीक्यू ये है कि इफ़ ए चार्ज Q लिख लें, चलें Q इक्वल टू प्लस 10 माइक्रोकूलम में ले लेते हैं। प्लस 10 माइक्रोकूलम इज़ मूव्ड फ्रॉम O टू N। O टू N मूव कर रहा है via two paths for which path work done on charge is greater if a charge Q 10 माइक्रोकूलम मूव कर रहा है O to N, दो पाथ के लॉन्ग बताएं किस पाथ का वर्क डन ग्रेटर होगा। इस सवाल के साथ आपको डायग्राम गिवन होगी, तो मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ फिर आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने अगर कोई नोट कर रहा है तो। अच्छा देखें जी, डायग्राम इसकी कुछ यूँ आएगी, यूँ इस तरह की आपको डायग्राम गिवन होगी। सपोज कर लेते हैं ये प्लेट ए है, इसका पोटेंशियल चले मैं -50 वोल्ट लिखता हूँ। ये प्लेट बी है, इसका पोटेंशियल इसका चलो ठीक है, अब ये लिख दिए तो इसका प्लस 50 वोल्ट कर लें, फिर इस पर पॉजिटिव लिख दें, इस पर फिर अब नेगेटिव लिख दें क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव पहले लिख चुके हैं मैंने। यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, बिल्कुल एक इस जगह पर, इस जगह पर, ये ओ पॉइंट, ये पॉइंट एन पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स हैं, वो जो दो पाथ जिनके नाम कह रहे हैं मूव करो, एक पाथ ये वाला इधर मूव करके जाएं ऐसे ओ से एन तक, एक पाथ ये वाला इधर से मूव करके जाएं। दो डिफरेंट पाथ के लॉन्ग मूव करके गए हैं। फॉर विच पाथ वर्क डन इज ग्रेटर, पूछ रहा है इस पाथ को 1 बोल देते हैं, इस पाथ को 2 कह देते हैं। तो सवाल उसका ये कि किस पाथ का वर्क डन ग्रेटर होगा, W1 ग्रेटर देन 2 होगा, ऑप्शन है बना लेता हूँ, या क्या होगा W2 ग्रेटर देन 1 होगा, अच्छा, या दोनों के वर्क डन बराबर होंगे, या ऑल आर पॉसिबल। चले ये हो गया जी। अच्छा देखें, बहुत आसान बात है, ये तो सबको आती भी है। ये सारी बातें किस फील्ड में हो रही हैं, ये सारी बातें इस जगह पर हो रही हैं, ये सारी बातें हो रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताया था कंजर्वेटिव फील्ड है। ये सारी बातें किस फील्ड में हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है। और कंजर्वेटिव फील्ड की दो प्रॉपर्टीज थी। पहली बात, कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन इन अ क्लोज पाथ किसके इक्वल होता है, 0 होता है। और दूसरा जो वर्क डन होता है, वर्क डन नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ये पता होगा, आम सी बातें। कंजर्वेटिव फील्ड हो गया ना, बस ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड है तो वर्क डन नॉट डिपेंड ऑन पाथ, और बल्कि डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये बातें आप सबको आती हैं, इसमें इसको मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो दोनों पाथ का इनिशियल पॉइंट भी सेम है, फाइनल पॉइंट भी सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन दोनों का सेम होगा।
क्लियर होगी बात अब सबको? इसी तरह अगर कोई क्वेश्चन आ जाए और इसमें क्लोज़ पाथ बना हुआ हो, तो क्लोज़ पाथ में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई क्लोज़ पाथ के अलॉन्ग चार्ज मूव कर रहा हो, तो उसका वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। तो कोई आप माइंड में डायग्राम यहाँ बना लेना जिसमें क्लोज़ पाथ बना हो तो वर्क डन 0 होगा। अब इसमें अगर कोई बंदा यूँ ज़िगज़ैग भी मूव करता हुआ जा रहा है ना, कोई पागल ही होगा वैसे जिस तरह मूव करेगा, कोई हो सकता है। एमडी कैट टेस्ट की प्रिपरेशन करने की प्लानिंग कर रहा हो या ईटा की प्लानिंग कर रहा हो, तो वो इस तरह सोच में घूम फिर रहा होगा, ठीक है। तो फिर भी वर्क डन तीनों पाथ का क्या होगा? सेम होगा। वर्क डन वन पाथ का, वर्क डन दूसरे पाथ का और वर्क डन तीसरे पाथ का भी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो वही बात कि वर्क डन जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड में पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसी के साथ एक एमसीक्यू बनाते हैं, इसी का ना। ये 2 पाथ है ना, एक ओएन स्ट्रेट पाथ है और एक ओएन कर्व पाथ है। अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाए कि इफ ओ एन जो है, ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइन का मतलब ये सीधे वाला पाथ, अगर ओ एन 5 सेंटीमीटर हो, ओ एन 5 सेंटीमीटर हो और ओ एन टेढ़े वाला, ये टेढ़े वाला मतलब ये वाला पाथ, ये तो हमें शुगर लगा हुआ था ना, ये वाला पाथ, ठीक है। ये वाला पाथ जो कर्व पाथ है ना, कर्व पाथ वो 10 सेंटीमीटर हो, ज़रा उसकी कर्व पाथ की लेंथ ज़्यादा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्टेंस है, इस तरह भी कह सकते हैं। वर्क डन on charge, then work done on charge while following a curve path is। सवाल उसका ये है कि अगर ओ एन 5 सेंटीमीटर हो, कर्व पाथ 10 सेंटीमीटर हो, तो वर्क डन कैलकुलेट करें। देन वर्क डन ऑन चार्ज, चार्ज पर कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा वाइल फॉलोइंग द कर्व पाथ। आपको क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको अगर पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेकर जाना है तो यू हैव टू परफॉर्म द वर्क डन। तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है कि वर्क डन ऑन द चार्ज, चार्ज पर आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये इसका क्वेश्चन है। अच्छा जी, वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला Q इंटू डेल्टा वी होगा। अच्छा, मैं एक छोटी-सी बात पहले बताना भूल गया था, वो ज़रा देखें। अच्छा, ये मैंने आपको शायद याद होगा बहुत शुरू में एक बात की थी। मैंने कहा था कि ये जो चार्ज होता है ना, ये जो चार्ज होता है, इसके साथ प्लस या माइनस हम ज़रूर लगाते हैं। वहाँ पर मैंने बोला था, यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी लेंगे। जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अब हम ले रहे हैं ना, तो पोटेंशियल एनर्जी ले लें या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले लें, जो इस तरह के सवाल आएँगे ना, ये वाले जो इस शेप के फ़ॉर्मूले हैं, उन फ़ॉर्मूला में हम प्लस या माइनस चार्ज के साथ लगा रहे होते हैं। तो ये चार्ज आपके पास कौन-सा था? नेगेटिव था ना? देखिए, इस सवाल में आंसर 30 जूल ही है, क्योंकि इसमें 30 जूल के साथ आप लोगों ने वो इंक्रीज़ बाय 30 जूल लिख सी है ना। लेकिन अगर ऐसा हो जाता कि यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस की फॉर्म में ऑप्शन हुए होते, यानी क्वेश्चन में प्लस भी लिखा होता और क्वेश्चन में माइनस भी लिखा होता, तो फिर आप लोगों ने जो चार्ज था उसकी मैग्नीट्यूड को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करना था। मतलब यहाँ पर आप लोगों ने माइनस लगा देना था, तो फिर आपका आंसर फाइनल एंड पे कितना आ जाना था? -30 जूल। तो ये थोड़ा आप लोगों ने याद भी रख लेना है कि आप लोगों ने अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन आ जाएँ, तो उसमें चार्ज की मैग्नीट्यूड को शो करेंगे कि चार्ज कैसा है। तो चार्ज की मैग्नीट्यूड को यूज़ करके हम आंसर बताएँगे। तब आप लोगों ने ये जो थर्मोडायनामिक्स वाले प्लस माइनस माइंड में नहीं रखने। मतलब ये कोई कन्वेंशन वाले प्लस माइनस नहीं है। इस प्लस माइनस की वजह से इंक्रीज़ होगी पोटेंशियल एनर्जी या डिक्रीज़ होगी, वो तो डायग्राम से डिसाइड होगा ना। वो तो डायग्राम से पता चलेगा कि इंक्रीज़ हो रही होगी या डिक्रीज़ हो रही होगी। लेकिन इन जनरल अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, तो इनके साथ हम माइनस साइन लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन में प्लस या माइनस का चक्कर हो तो। अगर आंसर में प्लस या माइनस का चक्कर हो तो आप यहाँ प्लस माइनस लगाएँगे, अगर नहीं है, अगर इस फॉर्म के क्वेश्चन है तो फिर आपको प्लस माइनस में उलझने की ज़रूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन में आपको वो बात थोड़ी और क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा। देखिए, ये जो सवाल है, ये सवाल जब शुरू हुआ था तो हम लोगों ने जो चार्ज मूव करवाया था, वो चार्ज हम लोगों ने लिया था मेरा ख़्याल है +10 माइक्रो कूलम्ब का। यानी यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ था, उस चार्ज का मूव करवा रहे थे, वो चार्ज था +10 माइक्रो कूलम्ब का। तो 10 × 10⁻⁶ हो गया। 10 +10 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज था। अब इन दोनों प्लेट्स के दरम्यान में जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका बन रहा है, इन दोनों प्लेट्स के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस वही है। आप फाइनल माइनस इनिशियल कर दें तो वो कितना हो जाएगा? 100 हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 100 हो गया। तो इस केस में अगर हम वर्क डन की बात करते हैं तो सारी पावर ऑफ 10 ही आ रही है। ये पावर 3 बनी, तो 10⁻³ जूल हो गया। अब मसला ये है कि वर्क डन के साथ साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? वर्क डन के साथ साइन हम पॉजिटिव लगाएँगे या नेगेटिव लगाएँगे? तो देखने वाली बात ये है कि आप मूव किधर कर रहे हैं।
आप अलोंग द फील्ड मूव कर रहे हैं, अगेंस्ट द फील्ड। फील्ड देखिए डाउनवर्ड है, फील्ड नीचे है, आप फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, तो वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड जो होता है, उसके साथ साइन आप लोगों ने क्या लगाना है, नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो ये बस चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि ये नेगेटिव साइन आप लोग क्यों लगा रहे हैं। नेगेटिव साइन हम इसलिए लगा रहे हैं कि आप वर्क डन जो कर रहे हैं, वो वर्क डन आप कर रहे हैं अगेंस्ट फील्ड। ठीक है ना, ठीक है ना। अगर आ जाता है ना, देन वर्क डन ऑन द चार्ज while following the curve path, तो वर्क डन अगेंस्ट फील्ड हुआ ना, तो वर्क डन अगेंस्ट फील्ड का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर आप फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं देखिए ना, कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग वर्क डन अगेंस्ट, आपको आइडिया तो हो गया होगा ना कि आप फील्ड के अगर अगेंस्ट जा रहे हैं तो डेफिनेटली फील्ड इस पर फोर्स डाउनवर्ड लगा रहा होगा, आप इसको किधर मूव करवा रहे हैं, अपवर्ड मूव करवा रहे हैं, तो इस केस के अंदर इस वर्क डन का साइन जो होगा वो नेगेटिव साइन आएगा। तो अगर प्लस भी होता, माइनस भी होता, तो हम यहाँ पर उसको प्रेफर करते, माइनस को प्रेफर करते, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन जो है वो अगेंस्ट द फील्ड हो रहा है। आसान बात है। इसके वैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ टेस्ट में क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। एक और बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएं ड्यू टू, आपके वैसे ज़्यादातर सवाल पोटेंशियल किस तरह के आते हैं, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक, ये कल बताया भी था वैसे, ड्यू टू प्रोटॉन एट ए पॉइंट 1 मीटर अवे फ्रॉम इट, एट ए पॉइंट 1 मीटर अवे फ्रॉम इट। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। देखिए ना, क्वेश्चन क्या होगा, फार्मूला वी इक्वल के क्यू बाई आर होगा ना, तो के आपके पास कितना आ रहा है, 9 इंटू 10⁻⁹ होगा, और चार्ज ऑन प्रोटॉन हमें पता है 1.6 इंटू -19 होता है, और डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास जो इसकी वैल्यू बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 1 की इक्वल हो जाएगी। इसको अब आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, अब चेक कर लीजिएगा इसका आंसर कितना है। तो वैसे कर ही देता हूँ मैं। देखो ये पावर 9 है और ये पावर 19 है, तो 9 इंटू 1.6 इंटू पावर इसके साथ मिलाया तो पावर कितनी होगी, 10 होगी, नहीं -10 होगी। अब इसका पॉइंट खत्म करो, तो 16 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 160 होता है ना, 16 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 नहीं 9 है यहाँ पर, 10 से मल्टीप्लाई करें तो 160 होता है, तो एक 16 कम कर दो तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 144 बना। तो जरूरी नहीं आप इसको मल्टीप्लाई करो, आप इसके करीब देखो ना, 10 होता तो 160 होता, 9 से मल्टीप्लाई किया तो 16 कम कर दो 144 हो गया, 10 और ऊपर चला गया तो 144 बन गया ये वाला, और ये बन जाएगा 10⁻⁻11। क्या पूछ रहा है, वी तो इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करें तो 144 पॉइंट नेगेटिव साइड पे शिफ्ट हुआ है 2 डिजिट्स, तो 10 की पावर पॉजिटिव में बढ़ेगी, तो -11 कितना हो जाएगा, +2 करेंगे ना क्योंकि नेगेटिव की तरफ गए हैं, तो 144 इंटू 10⁻⁻9 वोल्ट। ये तो डिपेंड करता है कि उसने क्वेश्चन को किस फॉर्म में लिखा होगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोग जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कल हम 1-2 क्वेश्चन और पोटेंशियल के लेंगे। टाइम हो गया है तो आज का लेक्चर फिर हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं।